हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी सेकंड की यूनिट सेकंड के बारे में। अब इसके अंदर हमारे सामने दो चैप्टर आते हैं। पहला आता है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड दूसरा हमारे सामने आता है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। अब देखो, ये जो कार्डियोवास्कुलर वाला पार्ट है ना, ये तो हमारी यूनिट 1 का ही एक तरह से बोल सकते हो कि पार्ट 2 है। यानी कि जो पार्ट हमारे यूनिट 1 में बच गया था वही अब हमको जो है यूनिट सेकंड में बात करनी है। और जो यूरिनरी वाला है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे सामने डायूरेटिक एंड एंटी डायरेटिक आते हैं, जिसमें डायूरेटिक वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन आता है एनालिस्ट डायूरेटिक ड्रग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन गिव डिटेल्स नोट ऑन कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर, थायराइड, लूप डायूरेटिक, ये सारा का सारा हमारा डायूरेटिक के अंदर आता है। देन थोड़ी बहुत बात हम कर लेंगे एंटी डायूरेटिक ड्रग्स के बारे में। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी कोगुलेंट ड्रग। अब इसमें मेनली हमको पढ़नी होती है फार्माकोलॉजी ऑफ वारफरिन, हेपेरिन, देन एक पूरी की पूरी जो प्रोसेस हमारी होती है कोगुलेशन की, यानी कि ब्लड कोगुलेशन की, वो हम यहाँ देखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वाली यूनिट से। देन हमारा नेक्स्ट आता है राइट ए डिटेल्स नोट ऑन। अब देखो, ये वाले जो पार्ट है ना, ये बहुत डिटेल्स में नहीं आएंगे, पर हाँ इनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। यानी कि मान लो 5 और 7 मार्क्स में ये आ जाते हैं। जैसे इधर हमारा आता है हिमेटनिक्स, इसमें कौन से सब्सटेंस हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं, हिमेटनिक्स हमारे होते क्या है, देन मैच्योरेशन फैक्टर हमारा क्या है, रोल क्या है आयरन विटामिन का ब्लड डिसऑर्डर में, ये सारी बात हम यहाँ करेंगे। देन सेकंड हमारा आता है ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, या ये हमारा इस तरह भी आ जाता है ड्रग यूज इन द थेरेपी ऑफ शॉक। तो शॉक के बारे में सारी बातें, देन कौन से ड्रग इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें करेंगे। देन देखो, अब इनके बारे में क्या है कि क्वेश्चन बहुत कम बार ये देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे, क्योंकि इस बार की हमारी स्टडी यही है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम आपको डिटेल्स में करा देंगे, अच्छे से करा देंगे, एग्जाम में करके आओगे। लेकिन जो बाकी का पार्ट है उस पर भी थोड़ा बहुत हम फोकस यानी कि प्रकाश डाल देंगे कि भाई अगर आता है एग्जाम में तो आप खाली छोड़कर नहीं आओगे, कुछ ना कुछ करके आ जाओगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हो गया, फिब्रिनोलाइटिक्स हो गया, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर हो गए, इनके बारे में करके आ जाएंगे। ये वाला तो शायद एक आध बार आ भी जाता है। तो देखा जाए ओवरऑल आज आपकी यहाँ पे यूनिट सेकंड कंप्लीटली कवर होने वाली है। तो देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक हमारे इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन हम यहाँ पे कवर करेंगे अपने सिलेबस वाइज। इससे क्या रहेगा ना, एक पैटर्न रहेगा, क्योंकि देखो पहले हमें कवर करना है पूरा का पूरा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, देन बाद में अपने जो है यूरिनरी सिस्टम के ऊपर आएंगे। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो पहला ही टॉपिक हमारा देखो डायूरेटिक वाला है, तो हम सिस्टम यहाँ पे नहीं तोड़ेंगे, हम जो है सिस्टम के अंदर ही यहाँ पे काम करेंगे। तो एक बार अगर हम अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को रिवाइज करें तो देखो सिंपल क्या देखते हैं कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि कार्डियो प्लस वास्कुलर। अब जो कार्डियो का मतलब है वो होता है हमारा हार्ट, यानी कि जो हम लोग का ह्यूमन हार्ट होता है, और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल। यानी कि सिंपल देखा जाए तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये हमारी पूरी बॉडी का वो सिस्टम है, यानी कि जहाँ बीच में हार्ट होता है और पूरी बॉडी में हमारे ब्लड वेसल फैले होते हैं, और ये दोनों मिला के हमारी पूरी बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम बनाते हैं। यानी कि हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है, ब्लड की सप्लाई हो रही है, वो पूरा का पूरा हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहलाता है। अब इस पूरे सिस्टम में अगर कहीं पे कोई बीमारी लगती है, कोई डिसऑर्डर या डिसीज हो जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए इन दवाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, वही हमारे कार्डियोवास्कुलर वाली ड्रग्स कहलाते हैं, यानी कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर। अब यूनिट 1 के अंदर हमने यहाँ पे देखो इसका पूरा इंट्रो पढ़ा था, सीएचएफ पढ़ लिया, हाइपरटेंशन पढ़ लिया, एंजाइना पढ़ लिया, एरिथमिया पढ़ लिया, हाइपरलिपिडियम पढ़ लिया, ये सब ऑलरेडी यूनिट 1 में कवर है। देखो यूनिट 1 को हमने भाई बहुत डिटेल्स में किया था और सारे पार्ट को एक साथ कवर किया था, यानी कि 4 घंटे की आपको पूरी वीडियो दिख जाएगी, आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत बेस्ट वीडियो बनी हुई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी यूनिट सेकंड के बारे में, तो यूनिट सेकंड में आप शॉक के बारे में बात करेंगे, कोगुलेंट एंटी कोगुलेंट के बारे में, फिब्रिनोलाइटिक्स के बारे में, एंटी प्लेटलेट्स हो गए, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर हो गए, और लास्ट में यूरिनरी सिस्टम के बारे में। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट भी आना चाहिए कि सर अभी इतना टाइम हो गया, हम यूनिट सेकंड पर ही हैं। तो देखो ऐसा है कि हमारी देखो यूनिट 1 तो कंप्लीट है जो हमने यहाँ पे देख ली थी, लेकिन इसके अलावा जो ऑलरेडी हमारी इसकी यूनिट 4th एंड 5th है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक थे जो बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहते थे, हर कोई खुल के पढ़ाता नहीं था, इसीलिए ये वाले टॉपिक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। लेकिन जो यूनिट 4th एंड 5th है इसकी वीडियो प्लस पीडीएफ आपको हमारे केवल फार्मा ऐप के अंदर क्रैश कोर्स के अंदर कंप्लीट मिल जाएगी, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एक एक टॉपिक आपको जो है डिटेल्स में हमने करा रखा है। तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन या पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, या बोल सकते हैं ड्रग यूज इन दी थेरेपी ऑफ शॉक। तो हमें सबसे पहले क्या है कि इसमें उन ड्रग्स के बारे में बात करनी है जो शॉक में हम इस्तेमाल करते हैं। तो शॉक एक्चुअल में क्या होता है ना, इस कंडीशन को हम समझ लेते हैं। अब देखो नॉर्मली हम क्या जानते हैं, एक बेसिक इंट्रो हमको पता है कि हमारी जो ऑल ओवर द पूरी बॉडी है, इस बॉडी को जिंदा रहने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। क्या चाहिए भाई, हम लोग को जिंदा रहने के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और जो ब्लड है वो क्या करता है, वो हमारी पूरी बॉडी में जाके हर एक सेल
सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और हमारा जो हर एक सेल्स है वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने लिए एटीपी एनर्जी बनाता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स जिंदा है और जब सेल्स जिंदा है तो इसी वजह से हमारी पूरी बॉडी जिंदा है। तो हमें एक पैटर्न क्या समझ आ रहा है कि हमारी पूरी बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी है और जो सेल्स है उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और ये जो ऑक्सीजन है वो इन सेल्स के पास पहुंचाता है हमारा ब्लड, यानी कि ब्लड और ऑक्सीजन दोनों ही हमारे लिए जरूरी है। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि जो ब्लड ऑक्सीजन है हमारे सेल्स के पास पहुंच रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन बोल देते हैं। परफ्यूजन का मतलब क्या होता है, एक तरह से परफ्यूज करना। मान लो ये सेल्स है और मैं बोलूँ कि ये ड्रग मेरा इसके अंदर घुस रहा है, तो एक तरह से बोल सकता हूँ कि टिश्यू परफ्यूज, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो ड्रग टिश्यू के अंदर घुस रहा है हमारा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारा ब्लड ऑक्सीजन है जो टिश्यू के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर आ रहा है, इस पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन बोलते हैं और इसके अंतर्गत हमको क्या हो रहा है, ब्लड मिल रहा है और ब्लड के अंतर्गत हमको यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये पूरा एक बेसिक फंडा है जो हमारा चलता रहता है। अब जो शॉक है ना, ये एक्चुअल में क्या है कि शॉक एक हमारी बॉडी की ऐसी कंडीशन होती है जब जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, जैसे ये सेल्स है ना, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, यानी कि इनको ये ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। और आपको बताया कि अगर भाई ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया तो जो हमारे सेल्स है वो धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटीन नहीं बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोई काम नहीं कर पाएगा, यानी कि बॉडी के अंदर जब सेल्स के अंदर कुछ होगा ही नहीं तो सेल्स हमारी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और अगर सेल्स डैमेज होना शुरू होगा तो सेल बनाते हैं टिश्यू को टिश्यू डैमेज, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन को ऑर्गन डैमेज, और ऑर्गन बनाते हैं सिस्टम को सिस्टम डैमेज, और पूरा सिस्टम डैमेज मतलब हमारी बॉडी भी डैमेज, यानी कि हम लोग भी जो है धीरे धीरे मर जाते हैं। यही रीजन है, कई बार आपने सुना होगा, जैसे आपने एक कंडीशन होती होगी, भाई इनका एक्सीडेंट हो गया और इनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और ब्लड जब लॉस हो गया इसका मतलब अब इनके बचने के चांस कम है, तो इनको डायरेक्टली जो है ब्लड दिया जाए, यानी कि ऊपर से ब्लड दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ब्लड की कमी हो रही है मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और ऑक्सीजन की कमी मतलब सेल्स हमारे धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएंगे। तो शॉक एक तरह से बोल सकते हैं कि इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, एक तरह से जानलेवा कंडीशन है, जिसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको इनफ यानी कि प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इस कंडीशन को वैसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। हाइपोक्स मतलब कम और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी, लीडिंग टू सेलुलर डैमेज, ये हमारी सेल को डैमेज करेगा जो आगे जाके हमारे ऑर्गन फेलियर तक कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये वो कंडीशन है जब हमारी टिश्यू परफ्यूजन वाली जो कंडीशन है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि हमारे सेल्स के बाद जो ब्लड और ऑक्सीजन आ रहा था ये कम पहुंचने लगता है। तो अगर इस पूरी इसकी समझे कि पूरा फंडा हमारा चलता कैसे है, तो मान लो शॉक में क्या हो रहा है, कोई भी रीजन हम आगे बात करेंगे, हमारी टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगी, यानी कि ये पूरा कम आएगा, तो हमारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, हाइपोक्सिया। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेलुलर डैमेज होगा, ऑर्गन फेल हो सकता है, और इन सब की वजह से देखो हमारी किडनी फेल हो सकती है, रेस्पिरेटरी हम जो सांस लेते हैं वो फेलियर हो सकता है, हमारा हार्ट फेल हो सकता है, हमको अरेस्ट आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल, हार्ट अटैक आ सकता है, फिर लीवर हमारा डैमेज हो सकता है, हमारा ब्रेन डैमेज हो सकता है क्योंकि ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचेगा, हमारे मल्टी ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, और अगर इतने सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये कंडीशन इतनी सीरियस है कि अगर इसका हम तुरंत या फिर इसको सही टाइम पे इलाज ना करें तो हमारी बॉडी में मतलब सारे सेल्स मर जाएंगे, ऑर्गन फेल हो सकते हैं और डेथ तक हो सकती है, इसीलिए एक सीरियस कंडीशन है। अब ये होता क्यों है, तो देखो सिंपल सा एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन घूमता कैसे है, ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन, और वो आयरन के मॉलिक्यूल्स है वो इस ऑक्सीजन को अपने साथ ट्रैप करके रखते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अल्टीमेटली हमारे ब्लड के साथ घूमता है। यानी कि अगर हमको ये कंडीशन हुई यानी कि शॉक हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से ब्लड की कमी हुई है। तो कॉजेज भी हमारे उसी तरह होते हैं कि सबसे पहला कॉज है ब्लड लॉस, यानी कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह से ब्लड लॉस हो गया। अब ब्लड लॉस होने के दो तीन रीजन है, जैसे या तो ट्रॉमा हो गया, यानी कि कोई एक तरह से होता है चोट वगैरह लग जाना, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, या मान लो सर्जरी जब होती है ना तो कहीं कट पीट लगाते हैं तो वहां से ब्लड लॉस हो जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी वजह से हमारी बॉडी में क्या ब्लड लॉस हुआ है, ब्लड लॉस मतलब ऑक्सीजन की कमी। सेकंड होता है सीवर डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन होता है हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाना, और फ्लूइड की कमी मतलब ब्लड की भी कमी, क्योंकि ब्लड हमारा अल्टीमेटली बनता उन्हीं सबसे है। तो जैसे मान लो वॉमिटिंग ज्यादा हो गया तो भाई बॉडी के अंदर का फ्लूइड सब बाहर निकल गया, डायरिया ज्यादा हो गया तो पीछे से फ्लूइड ज्यादा निकल गया इधर आगे से, और बर्न्स मतलब कहीं जब जल जाते हैं ना तो जल जाते हैं तब हमारी ऊपर की पूरी लेयर तो हमारी बॉडी में खून की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। देन मान लो यहाँ पे किसी को हार्ट फेलियर हो गया या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक वगैरह आया, तो अगर हार्ट अटैक वगैरह आता है तो जो हमारा हार्ट है ना वो प्रॉपर अपना काम नहीं करेगा, प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ब्लड को पूरी बॉडी में भेजेगा नहीं, और जब ब्लड पूरी बॉडी में नहीं आएगा तो हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको क्या है ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये कंडीशन हो गया। किसी को इन्फेक्शन वगैरह हो गया, यानी कि कई बार होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्सिस वगैरह आपने देखा होगा कई जगह सड़ जाती है, पी वगैरह बन जाता है, पस वगैरह पड़ने लगता है, तो वो कंडीशन हो गया। या किसी को स्पाइनल या फिर ब्रेन इंजरी हो गई, या कोई ड्रग ज़्यादा ओवरडोज ले लिया, या किसी को पॉइजनिंग वगैरह हो गया तो पॉइजनिंग हमारे ऑक्सीजन को नहीं पहुंच रही सेल से, तो ऐसे कोई भी हमारा कॉज होगा ये हमारे शॉक को यहाँ पे
कॉज कर सकता है। फिर इसके साइन एंड सिम्टम देखा जाए कि क्या हमको दिखेगा, तो देखो सबसे पहले कोल्ड और क्लैमी स्किन हो जाएगी, यानी कि एक तरह से ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। फिर खून की वजह से बोलते हैं ना खून गर्म है, तो खून अगर नहीं पहुंचेगा तो भाई स्किन ठंडी होना शुरू हो जाएगी, तो हमें इससे एक पहचान मिलेगी। देन लो ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी ही, जब हमारा ब्लड ही कम हो गया तो ब्लड प्रेशर तो कम हो ही जाएगा। फिर रैपिड शैलो ब्रीथिंग, यानी कि आप लोग बार बार जो है सांस लेने से तेज लेना शुरू कर देते हैं, आपको सांस कम आती है। देन पेल और ब्लू स्किन, अब देखो ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या है, हमारी स्किन नीले पड़ना शुरू हो जाती है, जैसे एक साइनोसिस, एक तरह से मान लो जहर जैसा ये हमारा साइन होता है, या तो पीली पड़ेगी या फिर नीली पड़ेगी। देन हमें जो है कन्फ्यूजन होगा, डिजीनेस होगा और फेंटिंग, यानी कि बेहोश वगैरह हो सकते हैं। और लास्ट में वीकनेस या फिर रेस्टलेसनेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा कमजोरी वगैरह आ सकती है, और चैन नहीं पड़ना, एकदम बेचैनी वाली कंडीशन भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शॉक के बारे में, यानी कि जो शॉक हमको अगर लग रहा है, कंडीशन है, वो 5 तरीकों से हो सकती है। पहली होती है हाइपोवॉलेमिक शॉक, दूसरी होती है कार्डियोजेनिक शॉक, तीसरी होती है सेप्टिक शॉक, चौथी होती है एनाफाइलैक्टिक शॉक, और पांचवी होती है न्यूरोजेनिक शॉक। अब जैसे हमने कॉज के बारे में तो बात कर ली है, तो ये कॉज से कनेक्टेड ही हमको जो है ये सारी बातें समझनी है। जैसे पहला हमारा आता है हाइपोवॉलेमिक शॉक। अब देखो नाम से क्या समझ आ रहा है, हाइपो का मतलब होता है लो और वॉल्यूमिक का मतलब होता है वॉल्यूम, यानी कि हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि हाइपो लो वॉल्यूम कम है तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि ब्लड लॉस वगैरह की वजह से। और जब ब्लड का वॉल्यूम कम है तो वीनस रिटर्न, यानी कि जो हमारा हार्ट के पास ये लौट के आता है ब्लड, ये भी कम आएगा, तो आगे पंप भी कम किया जाएगा, तो ओवरऑल हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या है, पूरा के बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल ही कम हो जाता है, और जब ब्लड का लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली बात है कि हमारी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। सिंपल क्लियर रखो, ऑक्सीजन इज इक्वल टू ब्लड, ब्लड कम तो ऑक्सीजन हमारा कम हो जाता है। अब इसके रीजन क्या है, इट ऑकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड और फ्लूइड, यानी कि हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा ब्लड या फ्लूइड का लॉस हो जाता है तब हमको ये हाइपोवॉल्मिक शॉक हो सकता है। अब ये किसी भी ट्रॉमा से, जलने से, डायरिया से या वॉमिटिंग से हो सकता है, जो हमने कॉजेज में बात की थी कि इन दोनों रीजन की वजह से हमको हाइपोवॉल्मिक शॉक हो सकता है। सेकंड हमारा आता है कार्डियोजेनिक। अब देखो कार्डियोजेनिक क्या है कि हमारा हार्ट से कनेक्टेड वर्ड है, तो ये क्या है कि इट इज वन ऑफ द टाइप विच इज कॉज ड्यू टू हार्ट डिसीज। अब मान लो किसी को अगर दिल की बीमारी है, हार्ट की डिसीज है, तो जो उनका हार्ट है ना वो प्रॉपर क्या करेगा, ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। और अगर हार्ट क्या करेगा कि प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा तो बाकी की जो बॉडी है उसमें हमारा ब्लड पहुंचेगा ही नहीं, और जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी, यानी कि अल्टीमेटली हमारी ब्लड की सप्लाई कम है, और ब्लड कम तो ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम तो यही हमारी कंडीशन कि हमारे बाकी ऑर्गन को ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो शॉक कंडीशन, और यही कंडीशन हमारी मल्टी ऑर्गन डैमेज कर सकती है और अल्टीमेटली डेथ भी कर सकती है। तो ये कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, यानी कि जब क्या होगा कि हमारी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट बीमारी है, उसकी वजह से जब शॉक हो रहा है तो ये कार्डियोजेनिक शॉक कहलाता है। तीसरा हमारा आता है सेप्टिक। अब देखो सेप्टिक शॉक हमारे एक तरह से क्या है, सेप्टिक वर्ड एक सेप्सिस वर्ड या पस वगैरह पड़ जाना, यानी कि एक तरह से इन्फेक्शन से कनेक्टेड है। तो ये क्या है कि जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, मान लो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, तब क्या होता है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन को रिलीज करता है, और ये टॉक्सिन वेजो डायलेशन करेंगे तो हमारा बीपी गिर जाएगा, बीपी गिरेगा तो ब्लड वॉल्यूम गिर जाएगा, और ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी हो जाएगी। यानी अल्टीमेटली क्या है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह कॉज करें, जिससे उस जगह वेजो डायलेशन होगी ओवरऑल, और हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, और ब्लड की कमी, ब्लड प्रेशर कम होगा तो मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। तो इस वजह से अगर कोई बीमारी होती है, हमें शॉक मतलब शॉक होता है ऑक्सीजन की कमी, तो वो सेप्टिक शॉक कहलाता है। फोर्थ हमारा यहाँ पे आता है एनाफाइलैक्टिक शॉक। अब ये मेनली जो एनाफाइलैक्टिक वर्ड है ये हमारा एलर्जी से कनेक्टेड होता है। तो जब हमारी बॉडी में कोई सीवर यानी कि कोई खतरनाक तरह की रिएक्शन वगैरह हो जाती है, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी वगैरह या कुछ और हमारी में एलर्जी वगैरह होती है, तो हमारी बॉडी में होती है वेजोडायलेशन और इधर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो जो वेजोडायलेशन है ये हमारा क्या करता है, ये बीपी को डाउन करेगा, और बीपी डाउन मतलब ब्लड वॉल्यूम कम, ब्लड वॉल्यूम कम मतलब ऑक्सीजन की कमी, और ये हमारी बॉडी में एनाफाइलैक्टिक शॉक है। अब देखो इधर ये हमारे किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ तो सेप्टिक शॉक हो गया, इधर जो वेजोडायलेशन है वो हमें किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हुआ तो ये हमारी बॉडी में एनाफाइलैक्टिक शॉक कहलाता है। अब लास्ट हमारा कहलाता है न्यूरोजेनिक शॉक। अब देखो न्यूरोजेनिक क्या है, हमारे न्यूरॉन से कनेक्टेड है, तो इट इज कॉल्ड ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर कहीं स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में कोई इंजरी हो जाती है या ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है तो हमारा नर्वस सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी होती है, और नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है तब हमारा वेजोडायलेशन, बीपी कम, ब्लड वॉल्यूम कम तो हमारा ऑक्सीजन कम। तो अगर वेजोडायलेशन हमारा इस नर्वस सिस्टम में कुछ लोचे की वजह से होता है तो ये न्यूरोजेनिक शॉक कहलाता है। तो आप यहाँ पे 5 टाइप को समझ गए होंगे। बाकी अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ड्रग हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखो ये बहुत ही फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं आता, ऐसा नहीं आता
था कि 10 नंबर में आपको दे दिया है, तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो टोटल हम यहाँ पे 5 तरह के अपने ड्रग्स हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी थेरेपी ऑफ शॉक में, यानी कि अपने शॉक की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। पहला आता है सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, दूसरा आता है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, तीसरा आता है ऑक्सीजन थेरेपी, चौथी आती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड पांचवें आते हैं प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। तो पहले अगर बात करें सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में, तो देखो ये सिंपल हमारे वो ड्रग होते हैं जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो इसका अगर मैं ब्रीफ आपको बताऊं तो हमारी बॉडी में दो सिस्टम होते हैं, एक हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारी बॉडी का इमरजेंसी सिस्टम होता है जब हमारी बॉडी अब नॉर्मल कंडीशन में जाती है, जैसे मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया, जो कोई और किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, कोई हमने खतरनाक काम कर दिया, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और ये सिस्टम एक्टिवेट होती क्या, हमारी हार्ट रेट वगैरह बढ़ जाती है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, हम लोग थोड़ा मतलब डर जाते हैं, हमारी दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और हम कुछ वैसे काम भी कर लेते हैं जो नॉर्मली नहीं कर सकते। पैरासिम्पैथेटिक जैसे इसका उल्टा होता है जिसको नॉर्मलाइज करता है। एक बेसिक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो ये ड्रग है ना, ये इसी वाले जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका काम करते हैं, यानी कि इस सिस्टम के अंदर हमारे जो ड्रग रिलीज होते हैं उन्हीं का काम हमारे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट करते हैं। सिम्पैथो मतलब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और माइमेटिक मतलब कॉपी करने वाले, तो ये वो ड्रग होगा जो हमारे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को कॉपी करते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, तो हमारे जो पूरा ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके दो रिसेप्टर होते हैं, अल्फा और बीटा टाइप के, अभी हम नहीं आ रहे हैं। तो अल्फा बीटा रिसेप्टर पे जाके जब हमारे ये एफिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन जो हमारे सिम्पैथेटिक के ड्रग होते हैं, ये जब जहां जाके बाइंड होते हैं तो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे और इसको एक्टिवेट करते ही ये दो तीन काम करते हैं। पहला, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारे दिल का, हार्ट का बढ़ाएंगे, और जब हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो हमारे हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा, और कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो जो हमारा हार्ट है वो ज्यादा ब्लड को पंप करेगा, और जब बॉडी के पास ज्यादा ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, और जब ब्लड ज्यादा पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी हमारी जो है बॉडी के पास ज्यादा पहुंचेगी। तो इस तरह हमारे एक ये प्रोसेस से काम करते हैं, इसको पॉजिटिव आइनोटॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा रहे हैं अल्टीमेटली, तो ये भी हमारे क्या ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। तो इस तरह ये हमारा काम करते हैं। तीसरा, एक और काम क्या करता है कि जब ये ड्रग हमारा अल्फा वाले पे बाइंड करता है तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। तो अब तक जो हम देख रहे थे कि हमारी वेजो डायलेशन होती थी, बीपी कम हो रहा था, तो जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी बीपी हमारा बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, स्पीड हमारी बढ़ेगी, तो हमारे जो सेल्स है उनके पास ब्लड ज्यादा पहुंचेगा। तो इस तरह हमारे सिंपैथेटिक वाले अपने काम करते हैं। तो बस जो हमारे सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं वो इनके ऊपर जाके चिपक जाएंगे। अब इनका ड्रग जैसे हमारा एपिनेफ्रिन है, तो ये हमारा हार्मोन जो मतलब वहां पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है, लेकिन ये हमारे बनाए हुए ड्रग हैं। तो एपिनेफ्रिन इसको एड्रेनालिन भी बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन इसको नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं, देन हमारा डोपामिन या फिनाइलएफ्रिन, ये सब ड्रग है जो हमारे इसके अंदर काम आते हैं। ये आप देख लेना। यूजेस के बारे में बात करें तो इट इज यूज टू ट्रीट एनाफाइलैक्टिक एंड सेप्टिक शॉक। ये हमारे दो तरह के शॉक में काम आएगा। देखो, एनाफाइलैक्टिक और सेप्टिक शॉक, इन दोनों में अगर देखा जाए तो मेन हमारा क्या हो रहा था, सेप्टिक में हमारा विजुअलाइजेशन और एनाफाइलैक्टिक में हमारा विजुअलाइजेशन। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये हमारा हेल्प करेगा, क्योंकि ये इधर वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, और दूसरा भाई वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो ये दोनों कंडीशन जो हमारी वेजो डायलेशन से हो रही थी ये प्रिवेंट हो जाएंगी। दूसरी चीज क्या है कि देखो, अल्टीमेटली तो ये हमारा कार्डिक आउटपुट को बढ़ा रहा है, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, तो ऑक्सीजन को मतलब ज्यादा पहुंचाएगा, तो ये दिक्कत ऑक्सीजन की कमी थी उसको तो ये ठीक ही करेगा। तो इस तरह हमारे सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स अपना एक्शन देते हैं। सेकंड हमारे आते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। अब ये हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। अब देखो, अल्फा रिसेप्टर का मेनली काम क्या होता है कि जैसे हमारे ये बेजो कंस्ट्रिक्शन करता था, ये हमारे बेजो कंस्ट्रिक्शन ये दूसरी तरह से काम करता है। तो जैसे बेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो अब ये क्या करेंगे, ये इसको ब्लॉक कर देंगे। तो अल्फा पे जब हमारा ड्रग बाइंड नहीं करेगा तो बेजो कंस्ट्रिक्शन हमारी रुक जाती है। बेजो कंस्ट्रिक्शन रुक जाएगी तो बेजो डायलेशन होगी, और बेजो डायलेशन का मतलब क्या है कि अब जो हमारी आर्टरीज एंड ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पे चौड़ी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और जब बढ़ जाएंगी तो ब्लड का अमाउंट है वो यहाँ पे ज्यादा जाएगा, यानी कि कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन हमारा ज्यादा रिलीज होगा। अब ये जो है ना, ये मेनली हमारा कार्डियोजेनिक शॉक में काम आता है। अब आप बोलोगे क्योंकि इसको क्या है, जैसे ये जो सिम्पैथोमाइमेटिक था ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करके हमारा ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन थी वो वेजो डायलेशन की वजह से हो रही थी। इसीलिए बोलते हैं कि हर एक ड्रग हर कंडीशन को ट्रीट नहीं करता है। अगर मान लो किसी को एनाफाइलेटिक या सेप्टिक शॉक है तब जाके हम जो है इसका यूज करते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक का। मोस्टली हमारा इन दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन जो हमारा अल्फा एड्रेनर्जिक है ये हमारा मोस्टली हमारा कार्डियोजेनिक शॉक में इस्तेमाल किया जाता है। और कार्डियोजेनिक में क्या है कि जब हमारे में ब्लड सप्लाई कम है, ऑक्सीजन की कमी है, और यहाँ पे क्या है पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि बेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है। यानी कि कार्डियोजेनिक में क्या है कि मान लो ये ड्रग है और यहाँ पे कहीं पे कंस्ट्रिक्शन वगैरह हो गया या कोई हार्ट की डिसीज हो गई, सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई, तब ये रुका है। तो यहाँ पे हमें ये चाहिए कि ये हमारी चौड़ी हो जाए जो हमारी ब्लड वेसल है, जिससे ब्लड आराम से पास हो। तो वो काम ये कराता है कि ये जो अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर है ये बेजो डायलेशन कराता है, जो इस कंडीशन में हमारे लिए हेल्प करते हैं। इसमें ड्रग हमारा आता है प्रोजेस्टिन आ गया या फिर फिनॉक्सीबेंजामिन आ गया। थर्ड हमारे आते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। अब देखो, इसके लिए कोई भी ड्रग या कुछ नहीं होता है। इसमें क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं इसको अपना एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि इसको हम वेंटिलेशन वगैरह से या नेजल कैल्यूना फेस मास्क या वेंटिलेटर से डायरेक्टली अपने मुंह के अंदर अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करते हैं। अब ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के अंदर पहुंचेगी तो धीरे धीरे
बैक्टीरिया हमारे सेल्स के पास भी पहुंच जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इट इज नन अदर देन इट इज सिंपल अ थेरेपी कि आपकी बॉडी में जिसकी कमी है आप उस बॉडी को डायरेक्टली वो देते रहे हो। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है, डायरेक्टली इनटू ब्लड में दे दिया, उससे डायरेक्टली हमारे सेल्स के पास पहुंच गया और ट्रीट हमारा हो जाएगा शॉक। तो ये नॉर्मल हमारी सिंपल कंडीशन है। फोर्थ हमारे आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मेनली क्या होते हैं, ये एक तरह से हमारे स्टेरॉइड सब्सटेंस होते हैं जो इन्फ्लामेशन को ट्रीट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये वो ड्रग है जो हमारे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेंगे और इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जिससे बॉडी का रिस्पॉन्स हमारा ओवरऑल बढ़ जाता है। तो अगर सिंपल देखा जाए तो ये इन्फ्लामेशन को ट्रीट कर रहा है, मतलब जो हमारे इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा था वो हमारा एनाफाइलेक्टिक था, यानी कि ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो रहा था। तो बस ये क्या करेंगे, एनाफाइलेक्टिक और सेप्टिक शॉक जो हमारे ये दोनों थे जो किसी तरह के इन्फेक्शन या इसी एलर्जी की वजह से हो रहे थे, इन दोनों को ट्रीट करने के लिए हम यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोल हो गया या डेक्सामेथासोन हो गया। अब ये क्या करेंगे, वेजोडाइलेशन बढ़ाते हैं, इन्फ्लामेशन कम करेंगे और ये दोनों कंडीशन हमारी क्या कर रही थी, इन दोनों को कर रही थी, ये दोनों हमारी यहाँ पे ठीक हो जाएगी, शॉक हमारा कम हो जाएगा। अब लास्ट हमारी क्लास आती है प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। अब देखो इनका नाम से क्या समझ आ रहा है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर, यानी कि ये ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा ये पूरा पार्ट है इसको प्लाज्मा ही बोल देते हैं वैसे। तो इसके अंदर जो ब्लड का ओवरऑल अमाउंट है उसको ये बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे, तो ये या तो फ्लूइड होंगे जो आईवी रूट से दिए जाते हैं, और ये नॉर्मली क्या करेंगे, रूट टू इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम इन पेशेंट विद शॉक, ब्लीडिंग और सीवियर डिहाइड्रेशन। अब मान लो किसी भी कॉज की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अमाउंट को बढ़ाते हैं। अब ये दो तरीके से काम कर रहे हैं, पहला होता है क्रिस्टलॉइड, दूसरा होता है कॉलॉइड्स। अब जो हमारे यहाँ पे क्रिस्टलॉइड्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट को कंटेन करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल सैलाइन हो गया या रिंगर्स यानी कि जो नॉर्मल बोतल वगैरह लगाई जाती है, तो इसमें क्या है कि ये डायरेक्टली हमारे आईवी यानी कि यहाँ दे दिए जाते हैं ब्लड में, और ब्लड में जाकर जो ब्लड की कमी है उसको ये डायरेक्टली पूरा कर रहे हैं, यानी कि क्विकली रिस्टोर कर रहे हैं हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम को बाई मूविंग इनटू ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ब्लड के अंदर डायरेक्टली आके। जो सेकंड हमारी क्लास है कॉलॉइड, ये थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ये थोड़े हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हमारा एल्बुमिन हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया या हाइड्रोक्सी इथाइल स्ट्राइच हो गया। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको ब्लड के के अंदर देते हैं ये यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं। अब इनका क्या है कि साइज बड़ा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हमारे एब्जॉर्ब नहीं होते, मतलब हमारे इधर उधर पूरा मूव नहीं करते हैं और ये रुक जाते हैं। और जब रुकेंगे तो ये क्या करते हैं कि बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं पानी को अपने पास खींचते हैं, जो टिश्यू वगैरह नॉर्मली है, और क्या करेंगे कि उससे ज्यादा देर के लिए, यानी कि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ऑक्सीजन है वो ज्यादा देर के लिए ब्लड में रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिंपल इतना सा फंडा है, रिमेन इन ब्लड वेसल्स लॉन्गर, पुल वाटर फ्रॉम टिश्यू इनटू सर्कुलेशन, यानी कि टिश्यू वगैरह से जो पानी एक्स्ट्रा वगैरह उसको खींच के हमारी सर्कुलेशन में पूरा भेजते हैं। इसको ऑन कॉर्टिक इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि सिंपल सा फंडा है, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में जाके अपना एक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये एज अ काम कर रहे हैं हमारे प्लाज्मा की तरह। और जो ये वाले हैं हमारे दूसरे वाले टाइप है कॉलॉइड्स वाले, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बस क्या करते हैं ब्लड के अंदर स्टे हो जाते हैं, और जब रुकेंगे तो लार्ज अमाउंट में क्या है वाटर को कंज्यूम करेंगे और ओवरऑल जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं। तो इस तरह ये हमारा पूरा काम करता है। अब ये यूजेस के बारे में बात करें तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर हमारे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में काफी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्लड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, वंस हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे ये एकदम ही हमारे ब्लड के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। देन सेप्टिक शॉक हो गया, यानी कि सर्कुलेशन पूरा बढ़ाने का काम करते हैं, और सर्जरी या ट्रॉमा के टाइम में हम जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल अपने ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करने के लिए। तो ये था ओवरऑल हमारा इसी ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट या ड्रग यूज इन थेरेपी ऑफ शॉक के बारे में। हमने पूरा शॉक के बारे में बात किया, इसके कॉजेस के बारे में बात किया, इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात किया, देन इसके टाइप्स के बारे में बात किया, देन हमने यहाँ बात की इसके ड्रग यूज, और ड्रग में 5 हमने ड्रग लिए जिसमें हमने हर एक के बारे में जो है अच्छे से यहाँ पे बात कर ली है। तो यही था दोस्तों हमारे इस पहले क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको ये अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हिमेटनिक्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने ये थेरेपी ऑफ शॉक वाला पढ़ लिया। अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इस वाले क्वेश्चन चैप्टर 1 का, इसमें 3 पार्ट आते हैं, हिमेटनिक्स, कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट। तो ये हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो इसको थोड़ा अलग से पढ़ेंगे क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। लेकिन जो हिमेटनिक्स है ना, इसको भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि बहुत बार ये आ जाता है, बेशक 10 में नहीं आता लेकिन हमारा 7 या 5 मार्क्स में तो बहुत बार आता है। तो हिमेटनिक्स एक्चुअल में हमारा होता क्या है, तो अगर मैं 1 वर्ड में डिफाइन करूं तो सिंपल बोल सकते हैं कि ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन और आरबीसी की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन और आरबीसी हमारा है क्या, क्योंकि जब तक आपका ये क्लियर नहीं होगा आप इनको नहीं समझ सकते हो। तो नॉर्मली मान लो कि हमारी क्या होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी है और बॉडी के अंदर हमारी पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब जब ब्लड ये पूरा घूम रहा है ना, तो ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर जाके हर एक जो हमारे न्यूट्रिशन वगैरह सब यही पहुंचाने का काम कर रहा है। अब जो
जो ब्लड है ये एक्चुअल में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक हमारा होता है प्लाज्मा यानी कि जो पूरा लिक्विड वाला पार्ट है, और एक हमारा होता है फॉर्म एलिमेंट यानी कि जो हमारे सेल्स वगैरह होते हैं, और उन सेल्स के अंदर एक हमारा प्रेजेंट होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इसी की वजह से हमारे पूरे ब्लड का रंग भी लाल होता है। ये जो हमारा आरबीसी है ना, ये आरबीसी कंटेन करता है एक पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और ये जो पिगमेंट है ये कंटेन करता है आयरन को, यानी कि जो हमारा मेन आयरन, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी बॉडी में आयरन भी होता है और जगह भी होता है, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर भी आयरन होता है, और यही वो आयरन है जो एक्चुअल में हमारे ऑक्सीजन के साथ क्या रहता है, बाउंड रहता है। यानी कि ऑक्सीजन हमारा जो वो इसी आयरन के साथ मिला रहता है और देन हमारा पूरी बॉडी में ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड के सारे घूम रहा है, तो वो एक्चुअल में आयरन के साथ मिलकर घूम रहा है, जो आयरन हमारा हीमोग्लोबिन के अंदर है। और यही रीजन है कि आप लोगों ने देखा होगा जब हम अपने पूरा चेक करते हैं ना कि किसके अंदर कितना ब्लड है, तो हमारा ना ऐसे लिखे आता है कि आपकी बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है, एचबी। क्योंकि हमें अगर मेन इसकी एक अमाउंट पता चल रहा है कि हीमोग्लोबिन कितना है, तो हमें ये पता चल जाता है कि एक एवरेज हमारी बॉडी में ब्लड कितना होगा, और हमको ये पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन जितना ज़्यादा तो उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल रहेगा। इसीलिए हम मेन जो है हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो हमारा ब्लड है उसका मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। खाना पीना चलो 2-4 दिन हम चल जाता है, नहीं भी खाओगे, लेकिन ऑक्सीजन के बिना तो भाई 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का काम होता है। अब मान लो कि हमारी बॉडी में क्या हो गया, किसी को एनीमिया हो गया, तो एनीमिया एक वो कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो ब्लड की कमी हो जाती है, और स्पेशली अगर मान लो किसी को क्या हो गया, आरबीसी की कमी हो जाती है, या किसी को मान लो आरबीसी, हाँ सही बोला, एक आध बार ये निकल जाता है आरसीबी रॉयल चैलेंज, तो एक आध बार मान लो आरबीसी की कमी हो जाती है या किसी को आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उस टाइम जो एनीमिया होता है उसके लिए स्पेशली हम जो है हिमेटनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हिमेटनिक्स हमारे एक्चुअल में वो सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ा रहे हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हीमोग्लोबिन को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में आयरन बढ़ेगा और बाद में हमारा ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो इसको बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली देखा जाए हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो आरबीसी तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसी के अंदर है। तो ये हमारा अल्टीमेटली इंप्रूव करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, और इसीलिए इसको बोलते हैं कि दीज आर द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस हीमोग्लोबिन एंड इंप्रूव आरबीसी प्रोडक्शन इन द बॉडी। अब ये मेनली इस्तेमाल किए जाते हैं यूज टू ट्रीट एनीमिया, यानी कि एनीमिया वाली कंडीशन में जब हमारी बॉडी में लो ब्लड लेवल होता है, और मेनली जब हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी की वजह से एनीमिया होता है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो हिमेटनिक्स है इसमें 3 हमारे मेन एग्जांपल आते हैं, आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, फॉलिक एसिड हो गया। अब एक और आता है हमारा एरिथ्रोपोइटिन, इसको भी हम आगे देख लेंगे, पर ये 3 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम यहाँ थोड़ा बात करते हैं कॉजेज ऑफ एनीमिया के बारे में, क्योंकि देखो ये मेनली हमारे एनीमिया को ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर हमें एक बार ये पता चल रहा है कि एनीमिया हमें एक्चुअल में हो क्यों रहा है, तो हम इसका रोल समझ सकते हैं कि हिमेटनिक्स इसको ठीक कैसे करेंगे। तो जो एनीमिया है ना, उसका मेन रीजन तो हमारा होता है ब्लड लॉस, यानी कि एक्यूट या क्रॉनिक किसी भी कंडीशन में हमारी बॉडी से क्या है, ब्लड लॉस हो जाता है। जैसे ट्रॉमा वगैरह हो गया, चोट वगैरह, या कहीं हेमरेज ब्रेन वगैरह में कोई चोट वगैरह हो गई, या कहीं भी हो जाती है, हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस हो गया, तो वही हमारा एक रीजन हो गया एनीमिया का। अब ब्लड लॉस होगा तो आरबीसी भी लॉस होंगे, हीमोग्लोबिन भी लॉस होंगे। सेकंड होता है डिक्रीज इन आरबीसी फॉर्मेशन। कोई वजह से क्या होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी की बनती रहती हैं उन बनना हमारा बंद हो जाता है, तो ये एक रीजन हो सकता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स सच एज, अब देखो आरबीसी बनाने के लिए हमें आयरन चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, इसको हम विटामिन B9 भी बोलते हैं। तो अगर इनकी कमी हो गई तो हमारी बॉडी में क्या है, आरबीसी बनना भी बंद हो जाते हैं। तो आरबीसी की कमी हो गई तब भी एक एनीमिया हमें कॉज हो सकता है। देन बोन मैरो डिप्रेशन। अब बोन मैरो हमारी वो है स्पेशल जो मतलब ब्लड को हमारा पूरा बनाता है। बोन मैरो सबसे ज्यादा बोन मैरो हमारे जैसे जो हमारी थाइज होती है ना, सबसे लंबी बोन है, उसके अंदर जो बोन मैरो वो सबसे ज्यादा ब्लड बनाता है। तो जहां बोन मैरो डिप्रेशन हो गया, यानी कि बोन मैरो काम अपना अच्छे से नहीं कर रहा है, तो ये हो गया। देन हमारा इराइथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, ये वो है जो ब्लड बनाने में हेल्प करता है। तो अगर इसकी कमी हो गई, तो ये कोई भी रीजन अगर हमारा हो जाता है, तो इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या ब्लड बनना कम हो जाता है, या एक ब्लड लॉस हो जाता है, तो हमारी बॉडी में एनीमिया कॉज हो जाता है। अब बात करते हैं कि हिमेटनिक्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि हमको अगर ब्लड बनाना है तो हमको क्या चाहिए, टू मेक ब्लड स्पेशली हमको क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल चाहिए। ये दो हमारे मेन फैक्टर हैं जो पूरे ब्लड को बनाने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हिमेटनिक्स है वो उसका जो हमें क्या देगा, 3 हमारे यहाँ पे मेन है, आयरन है, विटामिन B12 है, फॉलिक एसिड है और एरिथ्रोपोइटिन भी है। तो यहाँ पे जो आयरन है ना, वो क्या करता है कि वो हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करेगा। क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि आयरन से मिलकर ही हमारा जो है हीमोग्लोबिन बनता है। पहला काम हो गया, यानी कि
हीमोग्लोबिन बन जाएगा। दूसरा जो हमारे विटामिन B12 है और विटामिन फॉलिक एसिड है यानी कि B9 है, ये दोनों क्या करेंगे, हमारे आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसको ग्रो करने में और मैच्योर होने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये भी हमारे दो सब्सटेंस हो गए। इसके अलावा जो हमारे इसका चौथा एग्जाम्पल था एरिथ्रोपोएटिन है, ये वो हार्मोन होता है एक्चुअल में जो हमारे बोन मैरो के पास जाएगा और बोन मैरो से बोलेगा कि भाई प्रोड्यूस करो आरबीसी को, यानी कि ये वो हार्मोन एक्चुअल में जो आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है इन बोन मैरो में जाके जो अपना रोल प्ले करता है। तो इस तरह देखा जाए तो जो हमारे चार एग्जाम्पल हिमेटनिक्स के पढ़े थे वो अल्टीमेटली जाके हमारी बॉडी में क्या करें, ब्लड को बनाने में हेल्प करते हैं। अब कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आयरन हमारा हीमोग्लोबिन बनाता है, विटामिन B12 फॉलिक एसिड हमारे आरबीसी को मैच्योर करते हैं, ग्रो करते हैं, और एरिथ्रोपोएटिन हमारा बोन मैरो से बोलेगा कि भाई आरबीसी को प्रोड्यूस करे। तो इस तरह ये पूरा काम करते हैं। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हिमेटनिक्स के बारे में कि क्या होता है, तो तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली आती है आयरन प्रिपरेशन, जिसके अंदर हमारा जैसे ये आयरन था जो हीमोग्लोबिन बनाया था, इसमें हमारा फेरस सल्फेट आता है, फेरस फ्यूमरेट आता है और फेरस ग्लूकनेट आता है। फिर हमारा मैच्योरेशन फैक्टर देखा जाए जिसमें ये दोनों आते हैं, तो इसमें हमारा विटामिन B12 आता है और फॉलिक एसिड आता है। और लास्ट कुछ अदर्स में देखा जाए तो हमारा एरिथ्रोपोएटिन आता है। अब बस हमें क्या करना है कि इन तीनों के बारे में यहाँ बात करनी नहीं, और ये जो हिमेटनिक्स वाला टॉपिक है वो हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले अपने मेन सब्सटेंस हिमेटनिक्स के आयरन के बारे में बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आयरन हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट होता है एक तरह से जो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे बाकी के सभी टिश्यू के पास पहुंचाने का काम करता है, यानी कि जितना भी ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू सेल्स के पास पहुंच रहा है वो आयरन की मदद से पहुंचता है। और आयरन हमारे मेन हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ये आयरन क्या करेगा, उस कमी को पूरा करेगा। तो हीमोग्लोबिन का अगर नाम भी हम देखा जाए तो हीमो का पहला वर्ड आता है हीम और इसका मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन हमारी एक प्रोटीन होती है। तो हीमोग्लोबिन टोटल हमारी एक वो प्रोटीन है जो आयरन से मिलकर बनी होती है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो टोटल 4 आयरन को कंटेन करता है और हर एक आयरन एक ऑक्सीजन एटम को कंटेन करती है और हमारी पूरी बॉडी के पास क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है। तो अगर हम डेली देखा जाए कि हमारी पूरी बॉडी में कितनी हमको रिक्वायरमेंट रहती है, तो अगर कोई एडल्ट मेल है एक नॉर्मल, तो उसको 0.5 से 1 mg तक जो है इस ड्रग की यानी कि डेली आयरन की जरूरत रहती है। जो एडल्ट फीमेल है उनको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उनमें मैच्योरेशन वगैरह साइकिल भी चलती है, इसलिए उनको 1 से 2 mg तक जो है आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर जो बच्चे हैं उनमें 25 माइक्रोग्राम से लेके किलोग्राम मतलब केजी पर केजी, यानी कि अगर 1 किलो का बच्चा है तो उसको 25 माइक्रोग्राम तक चाहिए पर केजी वो है। मान लो कोई 2-3 किलो का बच्चा है तो इसी का डबल आप कर सकते हो। तो इतने की रिक्वायरमेंट रहती है। देन जो प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम पे अगर देखा जाए तो फीमेल को और ज़्यादा चाहिए ब्लड, यानी कि 3 से 5 mg तक आयरन होना चाहिए। अब डाइटरी सोर्स हमारे क्या रहता है आयरन के लिए, तो अगर रिच यानी कि आपको ज़्यादा आयरन चाहिए तो वो आपका लीवर के अंदर, यानी कि किसी का वो समझ सकते हो कलेजी वगैरह, फिर एग यॉल्क हो गया, फिर हमारा ड्राई फ्रूट्स हो गए। मीडियम चाहिए तो मीट के अंदर, चिकन के अंदर, फिश के अंदर, बनाना के अंदर। देन अगर आपको कम चाहिए यानी कि पुअर जो होता है हमारा मिल्क और उसके प्रोडक्ट के अंदर होता है। देन रूट वेजिटेबल्स के अंदर होती है। तो ये डाइटरी सोर्स है जो हमारे आयरन यानी कि इसमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे नॉर्मल जो आयरन है हम यहाँ ले रहे हैं ये बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले जो मोस्टली आयरन हमारी बॉडी के अंदर होता है वो हमारी बॉडी के जो मतलब मेन हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसमें जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है और जो अपर जेजनम वाला पार्ट है, यहाँ से मोस्टली हमारा जो आयरन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और डेली अगर देखा जाए तो डेली जो हमारी डाइट है उसमें लगभग 10 से 20 mg तक हमारा आयरन होता है जो एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे बात करें चलता कैसे है, तो नॉर्मली जो हम डाइटरी यानी कि हम जो डाइट खाना पीना जो हमने ये देखा था इनसे जो हम आयरन लेते हैं वो हमारा Fe3 पॉजिटिव होता है। और हमें ये नहीं चाहिए, जो हमारा एब्जॉर्ब होता है वो होता है Fe2 पॉजिटिव। तो जो हमारा विटामिन सी प्रेजेंट होता है बॉडी में वो क्या करेगा, Fe3 वाले आयरन को Fe2 आयरन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो आयरन है देन ये कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होकर हमारे इंटेस्टाइनल सेल के पास चला जाएगा। और इंटेस्टाइन का जो हमारा सेल होता है ना वहां पे जाके ये बाइंड हो जाता है ट्रांसफेरिन नाम के एक प्रोटीन के साथ में। और ये जो ट्रांसफेरिन है ना इसके साथ जैसे ही हमारा ये यानी कि बेटा ये हमारा पूरे इसके साथ बाइंड हो जाएगा, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, बोन मैरो के पास पहुंच जाता है। देन बोन मैरो उसका यूज करेगा और हीमोग्लोबिन को बनाएगा। हीमोग्लोबिन बनेगा तो हमारा आरबीसी बनेगा, आरबीसी बनेगा तो हमारा ब्लड बन जाता है। यानी कि एक तरह से क्या हो रहा है कि जो देखो हमारा जो आरबीसी है वो कौन बना रहा है, अगर मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं तो देखो यहाँ पे क्या था कि जो आयरन था उससे मिलकर हमारा हीमोग्लोबिन, यानी कि आयरन ही एक तरह से हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसी बनाता है। और हीमोग्लोबिन से आरसीबी बनता है, आरबीसी बनता है। और आरबीसी जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो कौन बनाता है, हमारा बोन मैरो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा आयरन है इसको हम पहुंचा देते हैं बोन मैरो के पास में। बोन मैरो इससे बनाएगा हीमोग्लोबिन को और हीमोग्लोबिन से देन ये हमारा बन जाता है रेड ब्लड सेल्स बन जाता है। तो इस तरह कंप्लीट हमारी ये साइकिल चलती है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है, जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं उससे जो हमारा Fe3 है डाइट वाला जो आयरन है वो बॉडी में जा रहा है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो वो जो विटामिन सी है उसको कन्वर्ट कर देता है Fe2 पॉजिटिव में। और ये है ये एब्जॉर्बेबल वाला, जैसे ये पहुंचता है ये हमारा इंटेस्टाइनल सेल के पास चला जाएगा। यानी कि अगर मैं नॉर्मल आपको दिखाऊं
तो चलो मैंने रब बना ही दिया। तो यहाँ से जो इंटेस्टाइन है, यहाँ से हमारा जो ये है आईफीसी है वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में आ जाता है। और जैसे ही देखो ब्लड वाले पार्ट में, यहाँ से मान लो ये हमारा ब्लड है, तो ब्लड में जैसे ही पहुंचेगा यहाँ पे ट्रांसफेरिन नाम का हमारा एक प्रोटीन है, जिसके साथ क्या करेगा, हमारी एफी जो आयरन है वो बाइंड करेगा। और बाइंड होने के बाद देन हमारा जब ये बन जाएगा, देन इसके बाद ये हमारे बोन मैरो के पास पहुंच जाता है। और बोन मैरो के पास पहुंच जाएगा, देन बस बोन मैरो क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन का, यानी कि जो हमारे आयरन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनाए, उस हीमोग्लोबिन को बना देगा। देन हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो हमारी रेड ब्लड सेल्स बन जाएगी, और जब आरबीसी बन जाएगी तो हमारा ब्लड भी बन जाएगा। और जब ब्लड बन जाएगा तो ओवरऑल जो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही थी, एनीमिया हो रही थी, वो कमी हमारे यहाँ पे पूरी हो जाती है। ऐसा काम चलता है। बाकी जो एक्स्ट्रा वाला मान लो कि आयरन वगैरह है, तो वो हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल, जो हमारे आरी सेल्स होते हैं ना, इनके अंदर स्टोर भी हो जाता है, जो इन फ्यूचर हमारे काम आएगा। तो इस तरह हमारी आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है, जो हमने यहाँ देख लिया। एक मेन पार्ट था जो कई बार आ जाता है। देन यहाँ बात करते हैं अपने ड्रग्स के बारे में। देखो अपने एक बेसिक फंडा पूरा समझ लिया कि कैसे आयरन हमारी बॉडी में जाके हमारे यानी कि ब्लड को, यानी कि पूरे ब्लड को बनाने का काम कर रहा है। आयरन से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से आरबीसी, आरबीसी से ब्लड। अब बात करते हैं ओरल प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि जब हमारी बॉडी में कमी होती है तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमनली यूज ड्रग जैसे हमारे फेरस सल्फेट आता है, फेरस ग्लूकोनेट आता है, फेरस फ्यूमरेट आता है, या फेरस सक्सिनेट आता है। अब ये क्या करता है, जैसे ये जाएगा हमारी बॉडी में आयरन स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और ये बोन मैरो के पास जाता है, यानी कि जो हमने आयरन खाया सेम इसी तरह से एब्जॉर्ब होगा। हमने टैबलेट खाई, हमारे ब्लड में गई, ब्लड में जाकर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होकर ट्रांसफर बाइंड हुई, देन हमारे बोन मैरो के पास गई, बोन मैरो उसका इस्तेमाल करके हीमोग्लोबिन, आरबीसी और ब्लड को बनाता है। तो बस सेम मैकेनिज्म है जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। यूजेस के बारे में बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत हेल्पफुल है, प्रेगनेंसी एनीमिया में हेल्पफुल है, क्रॉनिक ब्लड लॉस वगैरह जो होता है उस टाइम पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन इससे हो सकता है। अब ये जो बाहर निकलता है वो हमारे स्टूल के थ्रू निकलता है, यानी कि फीसेस के थ्रू, ब्लैक स्टूल, काला स्टूल हो सकता है, नोजिया या एब्डोमिनल पेन वगैरह हो सकता है। सेकंड हमारे आते हैं पेरेंटल आयरन, यानी कि देखो ये तो हम ओरल जो टैबलेट खाते हैं यही मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है। लेकिन अगर पेरेंटल आयरन के बारे में बात की जाए तो ये हमारा पेरेंटल रूट से दिया जाता है, यानी कि या तो डायरेक्टली आईएम रूट से या डायरेक्टली आईवी रूट से दिया जाता है। अब इसमें एग्जांपल जैसे हमारा आयरन सुक्रोज हो गया, आयरन डेक्ट्रोज हो गया, फेरिक कार्बोक्सीमेल्टोज हो गया, यानी कि एफसीएम बोल देते हैं इसको, या आयरन सॉर्बिटल सिट्रेट हो गया। ये डायरेक्टली हमारा ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब ये तब इस्तेमाल करेंगे जब जो हमारा ओरल वाला आयरन है वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता या वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो हम इसको करेंगे। अब जैसे ये ब्लड के अंदर हमारे ये पूरा पहुंच जाएगा आयरन, ये हमारा हीमोग्लोबिन को बनने में हेल्प करेगा, और उसके बाद डायरेक्टली हमारा ब्लड और आरबीसी को बनाता है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इससे एनीमिया, जब बहुत ज़्यादा एनीमिया होगा किसी की बॉडी में, बहुत ज़्यादा सीवियर कमी है, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओरल आयरन टॉलरेंस, जब ओरल वाला किसी के में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा तब इस्तेमाल करेंगे। क्रॉनिक किडनी डिसीज, यानी कि किसी को किडनी की डिसीज है, बीमारी है, तब करेंगे। या प्रेगनेंसी हो गई किसी को जिसका बीपी यानी कि हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, सॉरी हीमोग्लोबिन बहुत कम है, 6 से 7 पॉइंट से भी कम है, तब हम जो है डायरेक्टली और इसका पेरेंटल रूट का इस्तेमाल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट वही हो सकता है कि पेन होगा इंजेक्शन वाली साइड में, बाकी एलर्जी वगैरह हो सकती है, बाकी लो रिस्क ऑफ एनाफाइलैक्सिस, यानी कि थोड़ा बहुत हमें एलर्जी का भी रिस्क हो सकता है। तो ये हमारा हो गया पूरा आयरन के बारे में। बाकी अब हम बात करते हैं रोल ऑफ आयरन। जैसे हमने देखा था कि इनका रोल क्या रहता है हमारा, तो जो आयरन है ना वो मेनली हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ट्रीट करने में हेल्प करता है, आयरन वगैरह। इसके अलावा ये हमारे आयरन की रिक्वायरमेंट को बढ़ाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसके अलावा ये हमारे हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाएंगे और एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। अब इसके अलावा एक और बात ये होती है कि अगर मान लो कोई आयरन ज़्यादा ले ले, ये सब देखते हो कि भाई आयरन तो इतना कुछ कर रहा है, तो अगर ओवरडोज हमारी आयरन की हो जाती है, मान लो ओवरडोज हो जाती है, तो ये टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में कॉज कर सकती है। उसको एक्यूट आयरन पॉइजनिंग बोलते हैं। और उसको ट्रीट करने के लिए एक हमारा एंटीडोट आता है डेस्फेरोक्सीजामिन, जो हमारा प्रिवेंट करेगा आयरन की एब्जॉर्प्शन को, यानी कि ये जो एब्जॉर्प्शन हो रही है तो वो आयरन के साथ जाके खुद बाउंड हो जाएगा और आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा हमारे ब्लड के अंदर या नॉर्मली हमारे इसमें, यानी कि बोन मैरो वगैरह पार्ट में। तो इससे ही हमारा बचता है यहाँ पे। तो अब हमने जो अपनी आयरन प्रिपरेशन देख ली, यानी कि इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत देखो, इतना ही बेसिक आपको लिख के आना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितना मैंने करा दिया है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड हमारे यहाँ पे आते हैं मैच्योरेशन फैक्टर। अब एक नाम और आता है कि इनको मैच्योरेशन फैक्टर ही हम क्यों कहते हैं। तो देखो ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इमैच्योर जो आरबीसी है, जैसे देखो बोन मैरो हमारा बना बेसिक रहा है, यानी कि बोन मैरो पूरा का पूरा हमको इनको बना के तैयार कर रहा है। बोन मैरो ने हीमोग्लोबिन बनाया, आरबीसी बनाया, लेकिन ये आरबीसी जो बनती है ना वो थोड़ी सी इमैच्योर होती है, थोड़ी सी ग्रो अच्छे से नहीं कर पाती है। और अगर उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये मैच्योरेशन फैक्टर प्रोवाइड नहीं करते हैं ना, तो वो हमारी बड़ी हो जाएंगी, बिग और इमैच्योर हो जाएंगे, और तब हमारी बॉडी में डेवलप होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि जब जो हमारे आरबीसी है वो प्रॉपर शेप के नहीं होते हैं। तो ये कंडीशन ना आए इसलिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, और इन्हीं को हम मैच्योरेशन फैक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये जो हमारी इमैच्योर वाली आरबीसी है इसको फुल्ली ग्रो कराती है नॉर्मल आरबीसी में, और अगर ये नहीं होगा तो ये हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो मान लो ये
नॉर्मल आयरन है, इससे हमारे आरबीसी वगैरह मतलब हीमोग्लोबिन बन गया, उससे हमारे ये इमेच्योर आरबीसी बन गए। अब ये इमेच्योर है तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है ये क्या करेगा, इनको मैच्योर करेगा और मैच्योर करके बढ़िया वाली आरबीसी हमारी बनाते हैं, जो हमारी बॉडी में आगे जाके ब्लड में मतलब रोल करेगी। ठीक है, अब जैसे जो हमारे विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड है, ये दोनों क्या करते हैं, आरबीसी को मैच्योर करते हैं। और जब ये मैच्योर करते हैं इसीलिए इनको हम मैच्योरेशन फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं। अब इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। विटामिन B12 के बारे में बात करें तो एक हमारा वाटर सॉल्युबल का विटामिन होता है, जो हमारी बॉडी में आरबीसी के फॉर्मुलेशन में एक तरह से हेल्प करता है। इसके अलावा ये डीएनए सिंथेसिस भी करता है। अब डीएनए सिंथेसिस देखो, हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स का नहीं, जो आरबीसी है वो भी तो एक सेल है ना, तो आरबीसी के अंदर भी तो डीएनए है, तो ये क्या कर रहा है, डीएनए बनाने में हेल्प कर रहा है। और डीएनए बनेगा, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग वगैरह कराएगा, तभी तो आरबीसी हमारा मैच्योर हो रहा है ना भाई। आरबीसी मैच्योर का मतलब ये थोड़ी है कि आरबीसी का शेप बना दिया, आरबीसी के अंदर की चीजें भी, जैसे हमारा उसका डीएनए हो गया, उसको सिंथेसिस बन रहा है, डीएनए के अंदर की बनेगी, तो जो एक्चुअल में अब डेवलप होगा जब डीएनए बन जाएगा, क्योंकि डीएनए ब्रेन की तरह काम करता है, फिर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग वगैरह करवाएगा। तो ये विटामिन B12 हमारा काम करवाता है। अब इसमें हमारा मेन एग्जांपल आता है साइनोकोबालामिन, फिर हमारा हाइड्रोक्सीकोबालामिन और इधर हमारा मिथाइल कोबालामिन। ये हमारे 3 ड्रग है जो विटामिन B12 के अंदर आ जाते हैं। इनका मेन रोल यही होता है कि ये डीएनए सिंथेसिस में हमारी हेल्प करते हैं, इसके अलावा आरबीसी की मैच्योरेशन में हमारे हेल्प करते हैं। डेफिशिएंसी यानी कि अगर इनकी कमी हो जाती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है या परनीसियस एनीमिया भी हो सकता है। सेकंड हमारे यहाँ पे आता है विटामिन B9, इसको फॉलिक एसिड भी बोलते हैं, फॉलेट भी बोलते हैं। मेनली हमारे ये फॉलिक एसिड नाम से जाना जाता है, यानी कि विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, तो इसी नाम से आप लिख के आओगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, जैसे हमारा विटामिन B12 था। अब ये हमें डीएनए और आरएनए दोनों की सिंथेसिस करवाता है हमारा उसके अंदर में, आरबीसी के अंदर में। इसके अलावा आरबीसी की सेल डिवीजन, यानी कि आरबीसी भी अगर मैं ग्रो करेगा तो सेल डिवीजन करवाएगा, और आरबीसी की मैच्योरेशन वगैरह भी यही करवाता है। यानी कि ये हमारा क्या कर रहा है, जो ये काम कर रहा था वही ये भी काम कर रहा है। अब एग्जांपल जैसे हमारा फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आती हैं, कुछ फॉलिनिक एसिड आता है, तो इसका रोल मेनली क्या है, ये हमारे डीएनए फॉर्मुलेशन में इसेंशियल है। इसके अलावा हमारी आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा ये हमारे जो फीटल ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और अगर इसकी कमी होती है तो देखो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी में वीकनेस भी आ जाती है और थकावट वगैरह भी रहती है। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये सब के बारे में, यानी कि हमने यहाँ पे 3 मेन अपने यहाँ पे जान लिए हैं जो हमारे आयरन में, यानी कि हमने आयरन प्रिपरेशन जान लिया, मैच्योरेशन फैक्टर समझ लिया। तो अब अल्टीमेटली एक क्वेश्चन हमारे यहाँ बन रहा था, रोल ऑफ आयरन एंड विटामिन इन ब्लड सर्कुलेशन। तो इनका रोल क्या था यहाँ पे, तो आयरन का रोल तो हमने यहीं पर देख लिया था कि आयरन हमारा मेनली क्या कर रहा है यहाँ पे, कि रोल ऑफ आयरन कि ये हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ट्रीट कर रहा है, आयरन रिक्वायरमेंट इन सबको बढ़ा रहा है, ये सारा खेल। और अब हम इसके बारे में थोड़ा बात करें तो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी डीएनए सिंथेसिस बनाने में आरबीसी की। इससे ही क्या होगा, ये आरबीसी का बनेगा तो डीएनए बनेगा, ये डेवलपिंग आरसी और सेल डिवीजन आगे करने में हेल्प करेगा। देन ये मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया हो रहा है इसको प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करते हैं आरबीसी को मैच्योर करके। इसके अलावा जो प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी आरबीसी की वो भी यही करवाते हैं। और इनके अलावा हमारे हेल्दी बोन मैरो को, मतलब हेल्दी बोन मैरो का फंक्शन चलता है उसके लिए इसको मेंटेन करते हैं। तो ये सारे के सारे काम हमारे करते हैं यहाँ पे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ठीक है, अब हमारा एक आखिरी छोटा सा पार्ट आता है हेमेटोनिक्स के अंदर, एरिथ्रोपोइटिन। अब जो मैंने बोला था, वैसे ये हमारा क्वेश्चन में कम पार्ट है, लेकिन ये एक तरह से जो हेमेटोनिक्स की सब्सटेंस है उसके अंदर आता है, यानी कि इसमें मेन हमारे आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड आता है, तीनों पढ़ लिया। अब एरिथ्रोपोइटिन को भी देख लेते हैं। तो ये सिंपल एक हमारा हार्मोन होता है जो हमारे किडनी के द्वारा बनाया जाता है, और इसका सिंपल एक काम ये है कि ये हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसको हम ब्लड फॉर्मिंग हार्मोन नाम से भी जानते हैं। अब ये कैसे करेगा, मान लो हमारी बॉडी में जैसे ही ये सेंस करता है कि हमारी बॉडी में एनीमिया या खून की कमी या हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी है, तो किडनी जो है इस एरिथ्रोपोइटिन वाले हार्मोन को रिलीज करेगी। ये हमारा बोन मैरो के पास जाएगा और उसको स्टिमुलेट कर देगा, जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं जो एक्चुअल में बनाते हैं। कोई पूछे कौन से सेल बनाते हैं, स्टेम सेल्स है जो हमारे आरबीसी को बनाते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स को ये स्टिमुलेट कर देगा, स्टिमुलेट करेगा तो हमारी आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ेगी और इससे हमारा ओवरऑल हीमोग्लोबिन राइज करेगा और हमारा ऑक्सीजन की डिलीवरी भी इंप्रूव हो जाएगी। यही रीजन है कि यहाँ मेनली हमारा क्या हो रहा है कि इनको हम ब्लड फॉर्मिंग बोल देते हैं। या ये हमारी, हमने पहले ही बात की थी कि एरिथ्रोपोइटिन हमारे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को बढ़ाते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को बढ़ा रहे हैं। इसका यूज क्या है, तो मान लो कहीं क्रॉनिक किडनी डिसीज है उसमें यूज करेंगे, जब किडनी अपने आप ईपीओ मतलब प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट हो गए उनमें इस्तेमाल करते हैं। प्री सर्जिकल एनीमिया हो गया, सर्जरी से पहले वाली, जिससे आरबीसी का लेवल बढ़ जाएगा तो सर्जरी अच्छी हो जाएगी। HIV पेशेंट वगैरह कोई है तो उनको हम इस्तेमाल करते हैं। ADR वही होता है कि हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क रहेगा, क्योंकि ब्लड ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ सकता है, हेडेक वगैरह हो सकता है, ब्लड क्लॉट का रिस्क हो सकता है, रेयर है, लेकिन बोन पेन हो सकता है, थोड़ा हड्डियों में दर्द। ड्रग्स के बारे में बात करें तो इसमें एरिथ्रोपोइटिन अल्फा आता है, डार्बिपोइटिन अल्फा आता है और इपोइटिन बीटा आता है।
तो ये हो गया हमारा एरिथ्रोपोइटिन के बारे में। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपना हिमेटिनिक्स वाला पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से कर लिया है, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन देखो आ जाता है एक बार, अगर कभी आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप अच्छे से जो इसको करके आ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। देन फार्माकोलॉजी हमको लिखनी है बेरफ्रिन या हेपरिन के बारे में। अब देखो अगर हमें जानना है कि एंटीकोगुलेंट अपना काम कैसे करते हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोगुलेंट अपना काम कैसे करते हैं, या ओवरऑल हम बात करें तो कोगुलेशन एक्चुअल में है क्या, या ये पूरी प्रोसेस हमारी क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में एक आध बार ये भी हमें आ जाता है। तो नॉर्मली हम ना पूरा बेसिक से समझते हैं कि ये पूरा फटा चलता क्या है। तो मान लो कि एक नॉर्मल कोई पर्सन है और उसका ये हाथ हम ले लेते हैं, और मान लो कि हाथ हमारा ऐसा होता है, तो ये देखो ये हमारी ऊपर की स्किन हो गई, ठीक है, और ऊपर की स्किन अंदर ही हमारी कहीं ना कहीं तो ब्लड वेसल्स होती है ना, यानी कि नॉर्मल जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊं, देखो ये मेरी दिख रही है, तो स्किन के अंदर कहीं ना कहीं तो ब्लड वेसल्स होती है, यानी कि हमारा ब्लड होता है। तो मैंने थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाया जिससे आपको थोड़ा समझाया जा सके। अब मान लो कि खेलते खेलते हम कहीं से गिर जाते हैं, और जैसे ही गिरेंगे हमारे इस तरह क्या है कि टिश्यू हमारे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और अगर ये चोट थोड़ी गहरी हुई तो वैसे तो हमारे यहाँ मसल्स में भी थोड़ा थोड़ा ब्लड आ ही जाता है इधर उधर, लेकिन अगर थोड़ा गहरा हुआ तो हमारे ये भी रप्चर हो सकते हैं जो हमारी जगह ब्लड वेसल्स हो गई। तो अगर ऐसा कहीं से होता है तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ब्लड निकलना हमारा शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्लड जहाँ से क्या होगा लीक होना हमारा शुरू हो जाएगा। और अगर इसको ना रोका जाए तो धीरे धीरे हमारी बॉडी का ब्लड काफी लॉस हो सकता है। और अगर ब्लड हमारी बॉडी का लॉस हो गया तो अभी तक हमने कितने टॉपिक पढ़े थे, शॉक हो सकता है, यानी कि ब्लड लॉस बॉडी के अंदर, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, बहुत भारी नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तो और ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी का खुद का एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम ब्लड कोगुलेशन मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसको हीमोस्टैटिस भी बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि अब जैसे ये हो रहा है तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे हमारे ब्लड बॉडी कि इसको यहाँ से सील पैक करना शुरू कर देगी, और इसको यहाँ इस तरह, अगर मैं आपको दिखाऊं कोई अलग कलर से, तो मान लो इस तरह करके यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्लॉट फॉर्म कर देगा। और ये क्लॉट का काम क्या होगा कि अब यहाँ पे इसको सील कर देगा, जब तक यहाँ पे नई स्किन और नई ये पूरी स्किन वगैरह ना बन जाए तब तक इसको ब्लॉक कर देगा। और इससे क्या होगा कि अब जो ब्लड हमारा लॉस हो रहा था वो लॉस होना बंद हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको ब्लड कोगुलेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हमें पहले समझना पड़ेगा। एक बार अगर हमको ये क्लियर हो गई तो जितने हमारे ड्रग हैं, चाहे आप कोगुलेंट को ले आओ चाहे आप एंटी कोगुलेंट को ले आओ, सबको आप ऐसे क्लियर कर दोगे। बस ये प्रोसेस आपको एक बार समझनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो जो ब्लड कोगुलेशन है वो हमारी बॉडी की एक नेचुरल डिफेंस प्रोसेस होती है, जिसमें जो हमारी खुद की बॉडी है वो क्या करती है, जो ब्लड लॉस हमारा हो रहा होता है उसको प्रिवेंट करता है। अब जब हमारी ब्लड वेसल इंजर्ड हो गई या कुछ और चीजें हो जाती है तो उसको प्रिवेंट करता है। बाकी देखो ये वाला जो टॉपिक है हम एक बार मेडिकैम के अंदर भी पढ़ चुके हैं, पूरा डिटेल्स में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वहां देखा है तो आप डायरेक्टली चाहो तो ड्रग्स के ऊपर जा सकते हो, जिसमें फार्माकोलॉजी हम लोग देखने वाले हैं। बट अगर मैं यही बोलूंगा कि भाई देख लो, रिवीजन ही हो जाएगा ना आपका फिर से, और रिवीजन हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये पूरा एक प्रोसेस है जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो इस क्लॉटिंग को पूरा बनाता है और हमारी ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। अब इसमें ना सीक्वेंस चलता है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि जस्ट हमारा ये हुआ और तुरंत हमारा बन गया, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा एक सीक्वेंस चलता है, स्टेप बाय चलता है। तो वैसे मेन हमारे यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है वस्कुलर स्पैज्म, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, और तीसरा होता है ब्लड कोगुलेशन क्लॉटिंग। अब पहला हम समझते हैं कि वस्कुलर स्पैज्म हमारा क्या होता है। अब क्या होता है, देखो स्पाज्म का मतलब होता है यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे ही मान लो कि ये जगह हमारी ब्लड वेसल है, मान लो ये है, अब क्या होगा कि इस जगह जैसे कट लगेगा इस तरफ हमारी होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन, और वेजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होगा कि इस तरह की जो हमारी पूरी ब्लड वेसल्स है, पूरी की पूरी वेसल्स है, वो पतली हो जाएगी। और जब पतली हो जाएगी तो अब क्या कि मान लो ये हमारा इतना पतला हो गया, तो जो ब्लड की सप्लाई हमारे यहाँ पे ज़्यादा हो रही थी वो ब्लड की सप्लाई हमारे यहाँ पे कम हो जाएगी। यानी कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ हमारी जो ब्लड की सप्लाई है वो कम कर दी जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लो यहाँ पे मेरे अभी चोट लगी थी तो ब्लड मेरा कहीं ज़्यादा लॉस ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे सप्लाई ही कम कर देंगे पूरी बॉडी से। तो पहला काम हमारी बॉडी क्या करती है, जैसे ही कहीं चोट लग रही है सबसे पहले करती है वस्कुलर स्पाज्म, यानी कि यहाँ पे एक लोकली क्या कर देती है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, जिससे जो ब्लड का लॉस है वो उस तरह से हमारा कम होने लगता है। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है वस्कुलर स्पाज्म वाला। सेकेंड हमारा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। अब क्या है कि मान लो जैसे ये हमारा हो गया तो यहाँ पे परमानेंट क्लॉट तो एक तरह से हमारा पूरा इसको रोक देता है। तो उससे पहले क्या होता है, इनिशियल लेवल पे एक हमारे प्लेटलेट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे मतलब फॉर्म एलिमेंट के अंदर आते हैं प्लेटलेट्स, एक तरह से डिफेंस सिस्टम की तरह होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये एक्टिवेट होकर क्या है, यहाँ टेम्परेरी तरीके से हमारा सील कर देंगे। जैसे ये जगह फूटी है तो टेम्परेरी वहाँ पे जाके चिपक जाते हैं। तो ये हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, यानी कि प्लेटलेट्स हमारे आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के एक जगह पे जहाँ टूटा है, हमारी डैमेज वाली जगह है प्लेट
ब्लड वेसल है वहां जाके जुड़ जाते हैं और जुड़ के हमारे ब्लड की निकलने को रोक देते हैं, यानी कि टेम्परेरी एक सील कर देते हैं। और देन थर्ड हमारी आते हैं एक मेन स्टेप जिसको हम कोगुलेशन ही एक तरह से बोल देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी जो मेन ब्लड है उसकी कोगुलेशन होती है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहाँ पे हमारे जो है क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे बनता है मैं चलो आगे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या होता है, मैं थोड़ा इसको ना इस वाले एरिया को मैं जूम करके उठाता हूँ। मान लो ये एरिया मैंने उठा लिया यहाँ पे, और ये जो मेरी ब्लड वेसल थी वो यहाँ पे रप्चर हो गई थी, ठीक है। ये मेरे आरबीसी है, ये मेरी प्लेटलेट्स है। अब जैसे ही यहाँ पे ये रप्चर होती है, मेरी यहाँ पे बेजो कंस्ट्रक्शन हो गई, ये मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे देख लिया। सेकंड काम हमारा हो रहा था फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। तो प्लग कैसे फॉर्म हो रहा था कि अब यहाँ के जो हमारे प्लेटलेट्स थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये सेंस करते हैं, और उसके बाद ये प्लेटलेट देखो यहाँ पे आके जुड़ गए। तो ये एक्टिवेट प्लेटलेट मेरे यहाँ पे आके जुड़ गए और उन्होंने क्या किया, टेम्परेरी सील बना दिया है, यानी कि अब जो मेरा ब्लड है वो लीक करेगा लेकिन पूरा बाहर नहीं जाएगा। तो एक तरह से मेरा ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही थी वो यहाँ पे रुक जाती है। देन थर्ड हमारी स्टेप होती है मेन कोगुलेशन वाली, और इस कोगुलेशन में हमारा जो पक्का वाला क्लॉट है, परमानेंट वाला क्लॉट है, यानी कि बाद में हटता है जब हमारी स्किन वगैरह आती है, लेकिन तब तक हमारे ब्लड को पूरा रोक के रखता है। ये मजबूत वाला क्लॉट हमारा इस तीसरी प्रोसेस में फॉर्म होता है। अब ये जो क्लॉट है ना, इसको हम एक तरह से नेटवर्क ऑफ फिब्रिन भी बोल सकते हैं। तो फिब्रिन समझो क्या है, फिब्रिन एक हमारा ऐसा कंपाउंड है या सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, यानी कि प्रोटीन से बना होता है, एक तरह से प्रोटीन है लेकिन इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वो यहाँ पे घुलेगा नहीं। तो ऐसे जो फिब्रिन है, मान लो ये एक हमारा वायर फिब्रिन है, तो इस तरह के फिब्रिन के हमारे बायर आ जाते हैं ऐसे ऐसे करके, और इधर से हमारे ये बायर आते हैं फिब्रिन के, तो एक तरह से जाला टाइप बन जाता है, यानी कि एक तरह देख रहे होगे पूरा हमारा ऐसा जाला सा बन गया। अब ये फिब्रिन क्या करता है कि जैसे जो हमारे ये एक्टिवेट प्लेटलेट यहाँ पे आ गया था, इसके ऊपर ये फिब्रिन का जो हमारा क्लॉट बन गया वो ऐसे जाके चिपक जाता है, ठीक है। अब एक बार जब फिब्रिन का यहाँ पे मान लो जाला ऐसे चिपक गया, तो फिब्रिन क्या करेगा, जैसे चाय छानते हैं तो छलनी की तरह काम करेगा। अब क्या है कि इधर उधर के जो हमारे आरबीसी हैं, क्योंकि ब्लड तो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जो लिक्विड है वो तो निकल जाएगा, लेकिन आरबीसी का साइज हमारा थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू बाकी सब्सटेंस। तो आरबीसी क्या होगा कि अब जो हमारे ये फिब्रिन यानी कि इस तरह का हमने जाला सा बना दिया था, उनके ऊपर हमारे ये आरबीसी इस तरह आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे, और जब आरबीसी इनके ऊपर आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे तो अब ये परमानेंट सील हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी बाहर नहीं निकल पा रहे और यहाँ आके पूरा, यानी कि सिंपल मैं आपको बोलूँ तो कभी आपने वो दिया होगा, मान लो मैंने यहाँ पे ये रखा, ये तो मुझे मान लो सेल पैक करना, तो मैंने इस तरह ये फिब्रिन का पूरा जाला सा लगा दिया, ये पूरा लग गया। अब मैं क्या करूँगा, ये लग गया, अब मुझे जाला बनाना, मैंने यहाँ पर लो यहाँ पे शार्पनर रख दिया, तो अब देखा था ये जगह मेरी पूरी ब्लॉक हो गई है। तो इसी तरह होता है कि हमारे जो नेटवर्क है फिब्रिन का, इसका इस तरह का नेटवर्क बन जाता है, और ऊपर से हमारे आरबीसी आके जो छोटे मोटे छेद हमारे बसते हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह ये पूरा का पूरा हमारा काम करता है। अब ये जो हमारे फिब्रिन क्लॉट बन रहा था, इसको बनाने के लिए हमारे टोटल 13 फैक्टर लगते हैं। देखो बाकी सब तो हमारे बॉडी ने खुद का यूज कर लिया, यानी कि ये जो हमारा ब्लड वेसल था, यानी कि ब्लड था, उस ब्लड का स्टार्टिंग में उसने प्लेटलेट यूज कर लिया जो बॉडी के अंदर का पार्ट था, फिर उसने ट्रैप करने के लिए आरबीसी का इस्तेमाल कर लिया जो बॉडी के अंदर का पार्ट था। हमें जो मेन दिक्कत होती है वो होती है इस फिब्रिन को बनाने के लिए, और इस फिब्रिन को बनाने के लिए हमें 3 पाथवे से गुजरना होता है और 13 फैक्टर को हमें ध्यान रखना पड़ता है, और वही हमें जो है आगे इधर पढ़ना पड़ेगा। तो अब इनिशियली अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि जैसे ही कहीं पे डैमेज हो रहा है, हमारी पहले होती है बेजो कंस्ट्रक्शन, उस जगह की सप्लाई कम हो गई, देन जो प्लेटलेट्स है वो हमारे यहाँ जाके टेम्परेरी सील कर रहे हैं, और उसके बाद थर्ड में हमारा बनता है क्लॉट, और क्लॉट यहाँ पे जाके लग जाता है, देन क्लॉट हमारे आरबीसी को ट्रैप करके एक परमानेंट इस तरह का क्लॉट फॉर्म कर देता है, पूरा का पूरा बंद कर देता है, ठीक है। तो फिब्रिन हमारा अलग होता है, क्लॉट को हम नेटवर्क ऑफ फिब्रिन यहाँ पे बोल देते हैं। अब ये जो फिब्रिन हमारे बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं ना, ये समझते हैं। तो हमारी बॉडी में ये 3 स्टेप में होते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज या कन्वर्जन, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले सिंपल देखो कि ये पूरा चार्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा हमारा ब्लड कोगुलेशन के लिए। बहुत सिंपल मैंने कर दिया, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा है, तो जब यहाँ पे डैमेज हुआ तो इधर से मेरे जो टिश्यू थे यानी कि सेल्स थे वो डैमेज हुए, और इधर जो मेरा ब्लड वेसल था ये डैमेज हुआ। तो जब ये डैमेज होते हैं ना, यही मेरे पूरे के पूरे इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्लॉटिंग बन क्यों हो रही है, इसका साइन क्या है। तो इसका साइन यही है कि जैसे ही मेरे यहाँ पे चोट वगैरह लगती है, मेरा कट वगैरह लगता है, यही स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है मेरी क्लॉटिंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमारे 2 पाथवे चलते हैं, टोटल 3 पाथवे हैं, 2 के बारे में समझते हैं पहले। एक हमारा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक हमारा होता है इंट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक जो हमारे ब्लड वेसल्स के बाहर से चलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही हमारे यहाँ पे टिश्यू यानी कि ये टिश्यू मेरे पहले टूटे, यहाँ पे टिश्यू का ट्रॉमा हुआ, तो मेरा एक्टिवेट हो जाता है एक फैक्टर जिसका नाम है टिश्यू फैक्टर। अब इस फैक्टर के बारे में थोड़ी बात करूं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसमें से कुछ ये हमारे फैक्टर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, और ये वो फैक्टर हैं जो हमारे मेनली ब्लड कोगुलेशन वाली प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इन फैक्टर के बारे में नाम हम बाद में जान लेंगे। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मेरा टिश्यू यहाँ पे डैमेज होगा, मेरा टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है, इसको टीएफ बोलते हैं, और ये हमारा फैक्टर तीसरा होता है, इसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम से भी जानते हैं।
जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि टिश्यू फैक्टर मेरे एक्टिवेट हो जाते हैं। इधर बात करते हैं, जैसे ही मेरा ये मान लो टिश्यू मेरा डैमेज हुआ, उसके बाद जैसे मेरा ब्लड वेसल डैमेज होगा, मेरा एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे ब्लड ट्रॉमा, इस मेरी एक्टिवेट हो जाती है प्लेटलेट। जो हमने देखा था कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाती है, वो इसी की वजह से होती है, ब्लड ऐसे हमारा ब्लड डैमेज होता है। अब जैसे ही ब्लड होगा तो देखो ये ब्लड के अंदर का पार्ट था यानी कि हमारी प्लेटलेट, ये बॉडी के बाहर का पार्ट था यानी कि टिश्यू, तो इसीलिए इसको हम एक्सट्रिंसिक बोलते हैं, इसको हम इंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, यानी कि इंटरनल, ये हमारा एक्सटर्नल हो गया। अब जो हमारी यहाँ प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई ना, ये हमारे फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देती है। अब जो हमारे फैक्टर हैं जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिवेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अपना काम नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये कोई पाथवे होता है यानी कि हमारे चोट वगैरह लगती है, वैसे ही ये सारे के सारे फैक्टर हमारे एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारे क्या होता है कि यहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं, ये हमारे फैक्टर 12 को एक्टिवेट कर देता है। और हमारा फैक्टर 12 कौन सा है, यहाँ पे हैगमन फैक्टर है, तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है और इस एक्टिवेट का हम साइन यहाँ पे ए लगा देते हैं। तो 12 फैक्टर हमारा 12th ए में कन्वर्ट हो गया। इधर जो हमारा टिश्यू फैक्टर था, TF वाला था, थ्रोम्बोब्लास्टिन, यहाँ पे फैक्टर 3 था, ये हमारा इधर 7 फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। और 7th फैक्टर हमारा कौन सा था, यहाँ पे प्रो कन्वर्टिन था। तो ये क्या करेगा, यहाँ 7th को 7th ए में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह हमारे यहाँ पे 2 फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ए फॉर एक्टिवेट का साइन होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, अब जो हमारा 12th ए फैक्टर है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 11th ए फैक्टर में। और जो 11th ए फैक्टर है, ये हमारा एक्टिवेट कर देता है 9th ए फैक्टर को। ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये एक्टिवेट करता है। यानी कि मान लो कि इधर ये हमारा 11th नॉर्मल था, ये हमारा 11th ए में कन्वर्ट हो गया। इधर ये हमारा 9th नॉर्मल था, ये 9th ए में कन्वर्ट हो गया। तो इसने क्या किया कि प्लेटलेट ने 12th को 12th ए में कर दिया, यानी कि 12th को एक्टिवेट कर दिया। 12th ने हमारा 11th को एक्टिवेट कर दिया, 11th ने हमारा 9th को एक्टिवेट कर दिया। अब जो 9th हमारा फैक्टर है, वो हमारा एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 10 को, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फैक्टर नंबर 10 का नाम है स्टुअर्ट पावर फैक्टर या थ्रोम्बोकाइनेज भी बोल देते हैं। तो ये हमारा एक्टिवेट हो जाता है 9 से। तो 9 फैक्टर क्या करेगा, हमारे 10th वाले फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। अब जो 9th है वो अकेला इतना एप्लीकेबल या मतलब वो नहीं है ताकतवर कि वो 10th को कर सके। तो यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम के हमारे आयन भी लगते हैं, जो क्या करेंगे, इस 10th फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। तो जो हमारा 10th फैक्टर है वो हमारा कैल्शियम के आयन, और यहाँ पे 10th ये नॉर्मल 9th आयन, 9th फैक्टर है, इन दोनों की वजह से हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। इधर जो हमारा 7th फैक्टर था, ये डायरेक्टली क्या करेगा, हमारे 10th फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, और इधर भी हमारा कैल्शियम का आयन यहाँ पे लग जाएगा। तो ये दोनों चीजें मिला के और ये चीजें मिला के हमारे 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर देंगे। अब ये जो दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये हमारा कंबाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये वो है, और यहीं से हमारे स्टार्ट होता है कॉमन पाथवे। यानी कि अब ये जो हमारा 10th फैक्टर है, ये क्या करता है, ये प्रोथ्रोम्बिनेज काइनेज जो एंजाइम है ना, उसको एक्टिवेट करेगा। और ये एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से लेगा 5th फैक्टर को, यहाँ से लेगा 5th फैक्टर को, और यहाँ से लेगा एंजाइम, और ये फाइनली क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन 2 को कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन 2A में। मतलब अगर सिंपल देखा जाए तो इसने जो हमारा फैक्टर 2 था ना, इसको एक्टिवेट कर दिया। तो ये 2 फैक्टर हमारा 2A में आ रहा है। तो जो फैक्टर 2 था, इसका नाम था प्रोथ्रोम्बिन, और जैसे ही एक्टिवेट होता है हमारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और इन दोनों को एक्टिवेट करने में एंजाइम किसने हेल्प की, हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम ने। और ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम हमारा कहाँ से आया, फैक्टर 10A से। और ये फैक्टर 10 हमारा इन सब दोनों पाथवे से हमारा एक्टिवेट हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन पाथवे ने, दोनों ने मिलकर क्या किया, थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट कर दिया। इसमें हम कैल्शियम भी लिख देंगे। और जब हमारा थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है, ये क्या करेगा, हमारा लास्ट फैक्टर जो हमारा फैक्टर 1 है, फिब्रिनोजेन है, इसको कन्वर्ट कर देगा, एक्टिवेट कर देगा फिब्रिन्स में। और यही जो फिब्रिन्स है, यही हमारे क्या करते हैं, आगे जाके क्लॉट फॉर्म करते हैं। यानी कि ये जो हमारा फिब्रिन है, ये हमारा एक फिब्रिन है। अब ऐसे जो हमारे ढेर सारे फिब्रिन मिल जाते हैं, तो इस तरह के हमारे ये क्लॉट यानी कि एक जाला सा बन जाता है। और ये जाला यहाँ पे यानी कि प्लेटलेट्स के ऊपर आके लग जाएगा। तो ये जाले के ऊपर हमारे RBC ट्रैप होना शुरू हो जाएंगे, और हमारे परमानेंट वाला क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये पूरा हमारा काम करता है। आई होप आपको ये पाथवे क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है, आप थोड़ा बैक करके इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बात करें तो हमारा फैक्टर 1 आता है फिब्रिनोजेन, जो हमने यहाँ देख लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर 2 हमारा आता है प्रोथ्रोम्बिन, तो फिब्रिनोजेन हमारा कन्वर्ट होता है फिब्रिन में, प्रोथ्रोम्बिन हमारा कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। फिर थर्ड हमारा आता है टिश्यू फैक्टर TF वाला, इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोलते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। फोर्थ हमारा होता है कैल्शियम आयन, यानी कि ये जो हम कैल्शियम आयन ये यहाँ पे देख रहे थे, ये एक्चुअल में हमारा फैक्टर नंबर 4 था। ये हमारा 5th आता है प्रो एसिलेशन, 7th हमारा आता है प्रो कन्वर्टिन, 8th हमारा आता है यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, 9th हमारा आता है क्रिसमस फैक्टर, 10th आता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11th हमारा आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट, और 12th हमारा आता है हैगमन फैक्टर, यहाँ 13 हमारा आता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जो हमारा 10th है, इसको थ्रोम्बोकाइनेज भी हम बोल रहे थे। तो यही हमारा जब एक्टिवेट हो जाता है, तो ये हमारा प्रोथ्रोम्बिकाइनेज में हो जाता है। थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है और एक्टिवेट हो गया 10th है, तो ये प्रोथ्रोम्बिकाइनेज एंजाइम हो जाता है, और यही हमारा आगे इधर बढ़ा रहा था। तो ये था इन सब के बारे में। बाकी इन तीनों के यानी कि इसको हम कंबाइंड फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज, यानी कि पहला जो हमारा ये मेन बन रहा था। तो इसमें क्या है कि दोनों पाथवे एक्सट्रेक्शन एंटर मिला के बहुत
बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर को मिला के हमारे ये बनता है। देन ये हमारा क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को हमारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा कॉमन पाथवे की वजह से, और इसमें एक कैल्शियम का आयन भी लगेगा। देन यहाँ पे क्या करेगा, ये जो है देन आगे ये कन्वर्ट कर देगा फिब्रिनोजेन को फिब्रिन्स के अंदर में, जो हमारे आगे थ्रोम्बिन है, और जो फिब्रिन है वही एक नेटवर्क ऑफ फिल्म बना देता है जिसको हम क्लॉट बोलते हैं। यही क्लॉट हमारा आरबीसी को ट्रैप करेगा और अल्टीमेटली हमारी पूरी ब्लड वेसल को सील कर देता है। तो आई होप अब आपको एक पूरा का पूरा बेसिक आइडिया लग गया होगा कि ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है ये आखिर पूरी कोगुलेशन या क्लॉटिंग हमारी चलती कैसे। तो देखो पाथवे तो आप समझ गए कि ऐसे ऐसे चलता है। बाकी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब जितने भी हमारे फैक्टर्स है जो एक्टिवेट हो रहे थे ना, ये हमारे एक्टिवेट होते हैं विटामिन के की मदद से, यानी कि विटामिन के का इनमें बहुत बड़ा रोल होता है। और विटामिन के क्या करता है कि इनको एक्टिवेट करता है। अब देखो इसकी मदद से हो रहे थे, इसकी मदद से हो रहे थे, लेकिन ये सब जो एक्टिवेट मेन हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं हमारे विटामिन के का हाथ था, जो आप यहाँ पे समझ चुके हो। तो विटामिन के आखिर इन फैक्टर को एक्टिवेट कैसे कर रहा है, इतना समझना थोड़ा डीप हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को डाउट में नहीं रखते हैं। आज बिल्कुल इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा बेस समझ के। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो विटामिन के है वो एक हमारा को एंजाइम की तरह काम कर रहा है। अब को एंजाइम का मतलब क्या है कि ये दूसरे एंजाइम को थोड़ा पंप दे रहा है। तो वो दूसरा एंजाइम कौन सा, हमारा गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज। अब ये जो एंजाइम है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर एक रेजिड्यू तैयार करता है जिसका नाम क्या बनता है, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट एसिड। यानी कि देखो इसके साथ मिल गया तो क्या बन गया, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट एसिड बन गया। अब ये जो है ना इसका एक रेजिड्यू हमारा क्या होता है, जो इनएक्टिवेट फैक्टर है, यानी कि जो अभी एक्टिवेट नहीं है उनके ऊपर जाके इस तरह अटैच होता है, जिसको शॉर्ट में जीएलए बोलेंगे। अब इसमें क्या है कि इसकी वजह से अब इस पे दो नेगेटिव चार्ज हमारे जुड़ जाते हैं, और इन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अब जो हमारे इनएक्टिव वाले फैक्टर है ये पॉसिबल हो पाता है कि अब इनके ऊपर हमारे जो कैल्शियम के आयन है, जो हम यहाँ देख रहे थे कि इधर कैल्शियम लग रहा है, इधर कैल्शियम लग रहा है, हर तरफ कैल्शियम है, वो हमारा जो है इनके ऊपर जाके बाइंड कर पाता है। और जब इनके ऊपर जाके ये बाइंड करेगा ना, तब जाके ये जो हमारा इनएक्टिवेट वाला फैक्टर है वो अपना मतलब अब वो क्या करेगा, आगे जाके प्लेटलेट्स वगैरह पे बाइंड होगा और अपने आप को एक्टिवेट करता है, और तब जाके जो है अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर मैं सिंपल बोलूँ तो अगर ये विटामिन के नहीं रहेगा तो ये जो मेरा फैक्टर है ये रिमेन इनएक्टिवेट ही रहेगा, यानी कि ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। और जब तक ये फैक्टर हमारा एक्टिवेट नहीं होगा तब तक अपना कोई भी रोल यहाँ पे प्ले नहीं करेगा। तो अब अगर देखा जाए तो देखो एक 10th फैक्टर है जहाँ पे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, एक हमारा सेकंड फैक्टर यहाँ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा 5th वगैरह इनमें भी हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जहाँ जहाँ कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उन फैक्टरों में तो विटामिन के बिना हमारा एक्टिवेट हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हमारा विटामिन के इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आगे ड्रग्स में हम जो है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम फाइनली अपने ड्रग्स के बारे में बात कर ही लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोगुलेंट्स के बारे में। तो ये सिंपली हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो कोगुलेशन वाली प्रोसेस को बढ़ाते हैं, यानी कि जो हमने ये सब पढ़ा था कि कोगुलेशन होता है, ऐसा क्लॉट बढ़ाता है, उस पूरे को बढ़ाने का काम करता है, जिससे जो ब्लीडिंग अगर हो रही होगी उसको हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकें। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे होते हैं लोकली और एक हमारे होते हैं विटामिन के ड्रग्स। अब लोकली क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पर ये कट वगैरह लग गया है तो मुझे इसके लिए कोई सिस्टमिक सर्कुलेशन में कोई मेन ड्रग वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मेरे कुछ पाउडर वगैरह आते हैं, कुछ फिब्रिन सीड्स आते हैं, या कुछ थ्रोम्बोप्लास्टिन पाउडर या एस्टिंजेंट वगैरह आते हैं, उनको मैं ऊपर से ऐसे लगाऊंगा लोकली उस जगह पे, और मेरी जो ब्लीडिंग है वो थोड़ी टाइम में रुक जाएगी। तो ये नॉर्मली हमारे लोकली मतलब होते हैं जो लोकली जगह पे हम लगाते हैं, यानी कि ये वो ड्रग्स हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारी ब्लीडिंग को और प्रमोट करते हैं कोगुलेशन को किसी भी लोकल साइट पे। जैसे हमारा टूथ एक्सट्रैक्शन है, किसी ने दांत वगैरह निकाला तब हो रहा है, नोज में ब्लीडिंग हो रही है तब थोड़ा यूज़ करते हैं, या कोई कट मार के तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड हमारे इसमें आता है विटामिन के ड्रग। अब देखो विटामिन के क्या होते हैं, एक फैट सॉल्युबल के हमारे विटामिन होते हैं, और ये हमारी सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट रहती है क्लॉटिंग फैक्टर। अब कौन कौन से रहते हैं मैंने आपको यहाँ पे वैसे क्लियर किया था। पहला हमारा आता है प्रोथ्रोम्बिन, यानी कि ये जो हम बना रहे हैं इसके लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, विटामिन के की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन। देन फैक्टर हमारे यहाँ पे 7th आता है, यानी कि ये फैक्टर मैंने जब गया था 7, इसमें भी हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। आप यहाँ पे भी इसको कैल्शियम लिख लेना, कहीं कहीं जगह मिस हो गया है। उसके बाद और देखा जाए हमारे यहाँ पे 9th फैक्टर आता है, जो हमने ये देखा था। तो इस 9th फैक्टर जो हम यहाँ बना रहे थे, इधर भी हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा जो 10th है हमारा मेन, इसकी तो रिक्वायरमेंट है। और आपको बताया कि 10th फैक्टर में जो कैल्शियम लग रहा है, इसके बिना तो हमारी ये आगे प्रोसेस चल ही नहीं सकती है। और जब आगे प्रोसेस नहीं चलेगी तो हमारे यहाँ पे ना प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा और ना फिब्रिन से फिब्रिन बनेगा, और जब तक फिब्रिन नहीं बनेगा हमारी जो मेन ये वाली थी क्लॉटिंग, ये यहाँ पे हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि विटामिन के जो हमारे ड्रग्स हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं कि वो यहाँ पे आएंगे और हमारे इन फैक्टर की सिंथेसिस को बढ़ावा देंगे, और जैसे ये सिंथेसिस हमारी ज़्यादा होगी, हमारी जो ओवरऑल प्रोसेस है यहाँ पे क्लॉटिंग की
वो बढ़ती है। तो इस तरह हमारे विटामिन के वाले ड्रग अपना रोल करते हैं। तो विटामिन के ड्रग एक तरह से सिंथेटिक वर्जन होते हैं सिंपल हमारे विटामिन के का, और ये ओवरऑल हमारे विटामिन की प्रोसेस को बढ़ाते हैं। अब जैसे हमारे 3 मेन ड्रग चलते हैं, विटामिन के 1, विटामिन के 2 और विटामिन के 3। विटामिन के 1 में हमारा फाइटोनैडिन आ जाता है, इधर हमारा मीनाकोनिन आता है। ये नेचुरल है, नेचुरल ये नहीं है कि बॉडी के अंदर हमारा चल रहा है, अगर कमी होती है तो हम बाकी के जो कोई एनिमल बॉडी है या कोई प्लांट बॉडी वगैरह है वहां से हम इनको एक्सट्रैक्ट करके देन हम इनकी दवाई बनाते हैं, इसलिए इसको नेचुरल यहाँ पे बोला जा रहा है। विटामिन के हम सिंथेटिक अपने लेबोरेटरी में पूरा तैयार कर रहे हैं, जैसे हमारा मीनाडियोन हो गया या एसिटामिनाडियोन हो गया, और ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री के अंदर। आपको इसके लिए पूरा का पूरा सार सिंथेसिस सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो अगर इनका मैकेनिज्म बेसिकली बात करें तो मीनाडियोन हमारा विटामिन के है, एक तरह से विटामिन के 3, और ये क्या करेगा लीवर में जाके विटामिन के 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जो हमारे 4 फैक्टर मेन है, फैक्टर मतलब सेकंड, 7th, 9th और 10th हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इनको एक्टिवेट करेगा, और जैसे ये एक्टिवेट हो जाते हैं ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन वाली प्रोसेस है इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह हमारा विटामिन के ड्रग्स अपना रोल करते हैं। बाकी यूजेस के बारे में बात करें तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तब इसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो रहा है तब इसका इस्तेमाल करेंगे, बेरफ्रिन की अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तब इस्तेमाल करेंगे, या कोई न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना उनमें विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नुकसान वही होगा कि ये इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं तो पेन हो सकता है इंजेक्शन साइड पे, फ्लशिंग वगैरह, थोड़ा रंग उड़ सकता है, या कई केस में देखा गया है कि थोड़ी सी एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। अदर्स और देखा जाए तो जैसे इसमें एग्जाम्पल हमारे ये हो गया, इसके अलावा फिब्रिनोजेन आता है या एंटी हीमोलिटिक फैक्टर वगैरह भी आते हैं। तो अब हम बात करते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग्स के बारे में। अब देखो एंटी कोगुलेंट्स का मतलब क्या है। अब जैसे हम ये देख रहे थे कि कोगुलेशन तो हमारे लिए अच्छी है भाई, कहीं भी हो रहा है हमारी क्लॉटिंग को रोक रहा है, कहीं भी वो है, तो आखिर हम क्यों चाहेंगे कि ये हमारी जो कोगुलेशन हो रही है ये प्रोसेस रुके और हमारा जो ब्लीडिंग है वो बढ़ जाए। ऐसा तो हम नहीं चाहते। ये ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि कई केस में ये देखा गया कि मान लो जो हमारा हार्ट है या हमारी जो ब्लड वेसल्स वगैरह अगर उनके अंदर कहीं पे ऐसा क्लॉट बन गया तो ये तो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर सकता है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या चाहेंगे कि हमें एंटी कोगुलेंट ड्रग की रिक्वायरमेंट है, जो क्या करेंगे कि जो ऐसे क्लॉट वगैरह बन गए हैं इनको बनने से रोकेंगे, जिससे जो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है वो फ्लुएंटली बहे और हमारे हर एक बॉडी के पार्ट में ब्लड अच्छे से पहुंच जाए और हमारी कहीं ब्लॉकेज वगैरह ना हो। यानी कि हम सिंपल क्या समझ रहे हैं कि एंटी कोगुलेंट हमारे एक्चुअल में वो ड्रग रहते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करते हैं, यानी कि रोकने का काम करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग क्लॉट है यानी कि जैसे ये बना हुआ है इसकी साइज को बढ़ने से भी हमारे रोकते हैं। देखो जो एंटी कोगुलेंट है ना वो एक्चुअल में इनको खत्म करने का काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे नए क्लॉट को बनने से रोक रहे हैं और इनके साइज को इंक्रीज होने से रोक रहे हैं। जो इनको तोड़ने का काम करते हैं उसको हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब नॉर्मल हम क्या देखते हैं कि अगर ये क्लॉट है हमारा ब्रेन के अंदर कहीं बन जाए, हार्ट के अंदर बन जाए, लंग्स के अंदर बन जाए, तो ये डेथ तक कॉज कर सकता है, क्योंकि एक तरह से हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। और अगर आर्टरीज ब्लॉक होगी तो मान लो मैंने बंद कर दिया तो ब्लड की सप्लाई अगर मैं कहीं भी रोक देता हूं तो मेरे बाकी के बॉडी के पार्ट में रुक जाती है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथवे है, सर्कुलर है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड इस तरह घूमता रहता है और इस तरह घूम रहा है। मान लो मैंने ये जगह, आप यहाँ से पूरा घूम रहे हो, मैंने इस जगह ब्लॉक कर दिया, तो अगर कहीं भी ब्लॉक होगी तो ब्लड पूरे में घूमना बंद हो जाएगा। यही रहता है कि अगर कहीं भी हमारी ब्लॉकेज वगैरह होगी तो एंडलेस में एंड रिजल्ट डेथ तक हो सकती है। तो एंटी कोगुलेंट्स को हम जो यहाँ पे जो है लाइफ सेविंग ड्रग नाम से भी जानते हैं, यानी कि ये किसी की जान भी बचाते हैं। अब अगर ये क्लॉट रहेगा तो हार्ट अटैक आने के चांस है, स्ट्रोक आने के चांस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि जो लंग्स वगैरह के अंदर का ब्लड है उसमें कोई ऐसा मतलब फिक्स भर जाता है और ब्लॉक हो जाती है, उसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो ये सब होने के चांस है और ये सारे के सारे जो है डेथ तक कॉज कर सकते हैं। तो उसको बचाने में हमारी हेल्प करते हैं एंटी कोगुलेंट ड्रग, इसीलिए ये ड्रग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्लासिफिकेशन तो वैसे बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं, एक आते हैं पेरेंट्रल, एक आते हैं ओरल। पेरेंट्रल का मतलब क्या है, जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू देंगे। अब इसमें हमारे दो टाइप आते हैं, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, जैसे इसमें हमारा हेपरिन आता है, डोनापेरोइड आता है और फोंडापेरोनिक्स आता है। इधर हमारा सेकंड आता है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, इसमें हमारा लेप्रिडन आता है और इधर हमारा अर्गेथ्रोबिन आता है। फिर हमारे ओरल रूट में हमारे दो ड्रग आते हैं, मेनली विटामिन के एंटागोनिस्ट आते हैं, यानी कि जो विटामिन के को रोकते हैं, इसमें हमारा बेरफ्रिन आता है, इंडाडेनियन आता है और फेनिडाडियोन आता है। और लास्ट हमारे यहाँ पे आता है डायरेक्ट ओरल एंटीकोगुलेंट। अब इसमें हमारा डेबिगागोट्रन आता है और यहाँ पे रेवारोक्सन आता है। अब इनके नाम भी थोड़े बहुत अजीब अजीब से और शायद ही आप लोगों को याद रहेंगे, तो सिंपल अगर हो सके तो क्लासिफिकेशन याद कर लेना, वरना नेक्स्ट हम यहाँ पे दो ड्रग यानी कि हेपेरिन और बेरफ्रिन, इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। बाकी अगर थोड़ा यहाँ समझना हो तो देखो ये सब क्या कर रहे हैं, थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स है, यानी कि डायरेक्टली हमारे जो थ्रोम्बिन वाला था ना इसको जाके इनहिबिट करते हैं। बाकी बस हम यहाँ पे दो ड्रग के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेरिन के बारे में। अब देखो जो हेपेरिन है ना वो एक हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, यानी कि ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं नॉर्मली उनके लंग से या उनके इंटेस्टाइन वगैरह से ऑब्टेन किया जाता है और इसको इंजेक्शन रूट से ही दिया जाता है।
और ये ना बहुत इमीडिएटली एक्टिंग करता है, यानी कि देखो इसको डायरेक्टली हम जो है ब्लड के अंदर दे रहे हैं और ब्लड में क्या करता है, ये पूरा का पूरा क्लॉटिंग को रोक रहा है। तो एकदम क्या है कि ब्लड में आ रहा है, रैपिड आ रहा है, इसीलिए इसको इमरजेंसी कंडीशन में हम जो है हेपेरिन का इस्तेमाल करते हैं, बेरेफ्रिन का इमरजेंसी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी ये जो हमारी क्लास में थी यानी कि इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर वाली क्लास थी, उसके बिलोंग करता है और ये हमारा पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स के अंदर आता है। अब हम मेन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये जो हेपेरिन है वो एक्चुअल में हमारा काम कैसे करता है। तो देखो आपको ये तो पता है कि भाई ऊपर वाले ने हमारी बॉडी में कोगुलेशन के लिए इतना सारा कुछ दिया है, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि एंटी कोगुलेंट के लिए कुछ नहीं दिया होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक हमारे यहाँ पे फैक्टर एंटी थ्रोम्बिन थर्ड होता है ना, ये एक हमारी बॉडी के अंदर का नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है। और इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारे बाकी के क्लॉटिंग फैक्टर हैं, जैसे हमारा 9th हो गया, 2nd हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, 13 हो गया, 10th हो गया, इन सब के साथ जाके बाइंड होगा और उनको इनएक्टिवेट कर देता है। यानी कि ये हमारी बॉडी का खुद का नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। तो जो हेपेरिन है ना, उसका सिंपल काम क्या होता है कि वो सिर्फ इसका एक काम है कि वो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को जाके एक्टिवेट कर देता है। यानी कि सिंपल उसका इतना काम है कि वो इसको जाके पंप देता है कि भाई तू अपना काम अच्छे से कर, क्योंकि बॉडी को ज्यादा जरूरत है अभी एंटीकोगुलेंट की, तुझे जितना नेचुरल कर रहा है ना उससे ज्यादा की जरूरत है, तो तू इसको पुश करता है ये वाला काम जाके, और ये अपना एक्शन करेगा और ये इसको इनएक्टिवेट करेगा। तो ओवरऑल कैसे होगा, तो जो हेपेरिन है वो एक्टिवेट कर देता है हमारा जो प्लाज्मा होता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड वाला, उसके साथ जाके तो हमारा एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि हेपेरिन और एंटी थ्रोम्बिन थर्ड का पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, ये क्या करेगा, ये ओवरऑल क्या करेगा, हमारा जो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड है इसकी एक्टिविटी को बूस्ट कर देगा, यानी कि एक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी। और जैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी हमारी एंटी थ्रोम्बिन थर्ड की, 80 थर्ड बोल सकते हैं, ये क्या करेगा, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर के पास जाके बाइंड करेगा हमारे 9th 2nd 11 12 13 10th के साथ, और ये उन सब को जाके क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। और जैसे ही हमारे ये सारे फैक्टर इनएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि देखो सिंपल क्या था, हमारे ये सब फैक्टर थे और इन सब फैक्टर की वजह से हमारे ये आगे जाके जो है सेकंड वाला सेक्टिंग एक्टिवेट हो रहा था। तो जैसे ये सब हमारे फ्लोटिंग फैक्टर क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे, हमारे जो थ्रोम्बिन है और जो हमारा फैक्टर 10 था ये एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। और जब हमारे ये थ्रोम्बिन और फैक्टर 10 एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे जाके क्या होगा, हमारा जो फिब्रिनोजेन है, यानी कि ये था, अगर थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो फिब्रिनोजेन हमारा फिब्रिन्स में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर फिब्रिन नहीं बनेगा तो हमारा क्लॉट नहीं बनेगा। तो ये क्या कहते हैं, हमारे क्लॉट फॉर्मेशन को रोक देते हैं। तो इस तरह हमारे जो ये वाले ड्रग है यानी कि एंटीकोगुलेंट का जो हेपेरिन है वो अपने एक्शन देता है, यानी कि ये सिर्फ हमारी बॉडी का जो नेचुरल वाला एंटी थ्रोम्बिन थर्ड है उसको जाके एक्टिवेट कर देगा, और एंटी थ्रोम्बिन हमारे सारे क्लॉटिंग फैक्टर को इनएक्टिवेट कर देगा। और क्लॉटिंग फैक्टर अगर इनएक्टिवेट होगा तो हमारा ना प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, और थ्रोम्बिन इनहिबिट कर दिया तो हमारे ये भी आगे नहीं बन पाता है। इस तरह ये पूरा हमारा काम करता है। तो देखो जो बनाया है उसको तो ये नहीं रोक रहा है, लेकिन यहाँ का फायदा क्या हो रहा है कि अब जो आगे हमारा क्लॉट फॉर्म होने वाला है वो सारा का सारा हमारा जो है इस हेपेरिन के द्वारा रोक दिया जाता है, और ओवरऑल प्रोसेस को हमारा एक्टिवेट, क्योंकि ये बॉडी के अंदर का नेचुरल को बढ़ा देता है। ठीक है, बाकी काइनेटिक के बारे में बात करें तो ये हमारा नॉट एब्जॉर्ब ओरली, हमारा ओरली नहीं हो सकता एब्जॉर्ब, इसलिए इसको जाता हम आईवी रूट से देते हैं या सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। अब ये हमारा मिनट्स के अंदर अपना एक्शन दिखाना शुरू कर देता है, और इसकी हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि बहुत तेज जो एक्शन देते हैं ना वो कम देर के लिए देते हैं, यानी कि 1 से 2 घंटे तक अपना एक्शन देंगे, और प्रेगनेंसी में थोड़ा सेफ माना जाता है। एडवर्स इफेक्ट देखा जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि लॉन्ग यूज अगर कोई करता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, हेपेरिन इंड्यूस वाली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, इसके बाद देखा जाए यूजेस के बारे में तो ये इमरजेंसी एंटीकोगुलेशन, यानी कि जब बहुत ज़्यादा जरूरत है एंटीकोगुलेशन की तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डीप वीन थ्रोम्बोसिस, यानी कि वीन्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा डीप में कोई थ्रोम्बस वगैरह बन गया इस तरह का, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि लंग्स वगैरह के अंदर कहीं पर ब्लॉकेज है उसमें इस्तेमाल करेंगे। प्रिवेंट क्लॉट ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के टाइम कट वगैरह लगता है तो वो बार बार क्लॉट बनेगा बॉडी के अंदर हो सकता है, उसको प्रिवेंट करेगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करेगा। उसके बाद प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि सेफ है। एंटीडोट बात करें, अगर मान लो कभी हेपेरिन बहुत बॉडी में ज़्यादा चला जाता है तो उसका एंटीबायोटिक हमारा होगा प्रोटाअमीन सल्फेट, और इसको बस 1 mg प्रोटाअमीन जो न्यूट्रलाइज कर सकता है 100 यूनिट ऑफ हेपेरिन, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे जब हमारी जो है पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है हेपेरिन की। तो ये हमारा हो गया हेपेरिन के बारे में। अब लास्ट हमारे यहाँ पे आता है बेरफ्रिन के बारे में। तो बेरफ्रिन एक हमारा ओरल एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारा विटामिन के एंटागोनिस्ट वाली क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि इस वाली क्लास से नॉर्मली बिलोंग करता है। अब ये क्या करता है कि ये थोड़ा स्लो काम करता है, ये लगभग 2 से 3 दिन में मतलब काम करना शुरू कर पाता है, इसीलिए इसको ओरल देते हैं, इसीलिए स्लो काम करता है। तो इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी अब बात करते हैं कि ये काम हमारा नॉर्मली कैसे करता है।
तो यहाँ पे जो हमारा जो विटामिन के वाला पूरा फंडा था ना, वो हमको थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा विटामिन के इपॉक्साइड होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, नॉर्मली ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। देन यहाँ पे हमारे एंजाइम की एंट्री होती है विटामिन के रिडक्टेज की। अब ये जो हमारा एंजाइम है ये क्या करेगा, विटामिन के इपॉक्साइड को कन्वर्ट कर देगा हमारी नॉर्मल विटामिन के में, जो हमारी एक्टिव फॉर्म होती है, और इसको हाइड्रोक्विनोन फॉर्म बोल देते हैं। अब ये विटामिन के क्या है, वो एक तरह से को एंजाइम की तरह काम करेगा, और ये अपने आगे वाले एंजाइम यानी कि यहाँ पे गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज वाले एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। और मैंने क्या बताया था कि ये जो एंजाइम है ना, ये क्या करेंगे, हमने डीप वाले में देखा था कि ये जो हमारा गामा ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये आगे जाके क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ के यहाँ पे पूरा एक रेडियो बनाता है जो ऐसे जुड़ेगा। देन जाके इसमें जो हमारे कैल्शियम की एंट्री यहाँ पे यानी कि बाइंड होना शुरू होंगे, तब जाके ये हमारा एक्टिवेट होता है। यानी कि अल्टीमेटली यही वो एंजाइम है जो हमारे इसको एक्टिवेट करने में हेल्प कर रहा था, और इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है हमारा विटामिन के। तो ये जो अल्फा यहाँ पे गामा ग्लूटामेट कार्बोक्सिलेज है, ये क्या करेगा, जो नॉर्मल हमारे फैक्टर इनएक्टिवेट है, जैसे सेकंड हो गया, 7th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, इनको एक्टिवेट में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पूरा बन जाता है। अब यहाँ पे बारी आती है बेरफ्रिन की। तो ये क्या करते हैं, जैसे बॉडी में जाते हैं धीरे धीरे क्या करेंगे, ये विटामिन के जो रिडक्टेज एंजाइम है इसको जाके ब्लॉक कर देंगे। और अगर एक बार ये जाके ब्लॉक हो गया तो भाई अब क्या होगा, जो विटामिन के इपॉक्साइड है वो इसकी मदद से हमको विटामिन के में कन्वर्ट हो रहा था, तो अब जो विटामिन इपॉक्साइड है वो हमारा क्या रह जाएगा, इनएक्टिवेटी रह जाएगा। और जब ये इनएक्टिवेट रह जाएगा तो हमारे जो विटामिन के एक्टिव फॉर्म वाला था वो यहाँ पे क्या है, बनना कम हो जाएगा। तो जब बेरफ्रिन ने क्या किया, इसको ये बनना कम कर दिया, तो अब इसकी मदद से क्या होगा कि ये जो हमारा एंजाइम था ये भी यहाँ पे बनना कम हो जाएगा। और अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो जो हमारे फैक्टर्स है वो यहाँ पे इनएक्टिवेट से एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। हमने पहले ही बोला था कि विटामिन के बिना हमारे जो ये फैक्टर है ये यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं। तो अब हमारे जो फैक्टर है यहाँ पे इनएक्टिवेट फॉर्म में रह जाएंगे, और जब इनएक्टिवेट रहेंगे तो भाई क्या होगा, हमारी जो अल्टीमेटली इनकी सिंथेसिस कम हो जाएगी। और अगर हमको, हमने नॉर्मल देख लिया कि अगर हमको ये फैक्टर नहीं मिल पाते हैं तो आगे जाके हमारा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, और थ्रोम्बिन से हमारा फिब्रिन नहीं बनेगा, और फिब्रिन नहीं बनेगा तब तक कोई क्लॉट वगैरह हमारा फॉर्म नहीं हो सकता। तो बेरफ्रिन क्या कर रहा है, विटामिन के रिडक्टेज वाले एंजाइम को यहाँ ब्लॉक कर रहा है। इससे हमारी विटामिन के की एक्टिवेशन रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है, और इससे हमारे जो ओवरऑल क्लॉटिंग फैक्टर वो हमारे रुक जाते हैं, और इससे हमारी ब्लड की जो कोगुलेशन है वो प्रोसेस रुक जाती है, क्लॉटिंग फैक्टर रुक जाती है। अब इसकी काइनेटिक देखा जाए, इसको ओरली देते हैं, हाई प्रोटीन बाउंड है, प्रोटीन से ज़्यादा बाउंड होता है। अब ये क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को, इसलिए प्रेगनेंसी में अनसेफ होता है। इसका ड्यूरेशन लॉन्ग है, लेकिन ये 2 से 3 दिन लगा देता है एक्ट करने के लिए, इसीलिए लंबे टाइम तक अपना एक्शन देता है। यूजेस के बारे में बात करें, लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव चाहिए, यानी कि मान लो किसी को क्लॉट का खतरा है, बड़े में देश में ज़्यादा ये है तो दे देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प मिलता है। डीप वेन थ्रोम्बिस है, यानी कि बॉडी के अंदर कहीं थ्रोम्बस बनकर उसको थोड़ा क्लियर करेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ठीक करेगा। इसके अलावा प्रिवेंट करता है स्ट्रोक को, अगर किसी में आर्टियल फिब्रिलेशन वगैरह के केस में, और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो क्लॉट है उसके प्रिवेंट करेगा। फिर यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो ब्लीडिंग मेजरली, क्योंकि भाई ये सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से हमारी क्लॉटिंग को रोकता है, तो ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर बेरफ्रिन की पॉइजनिंग भी हो सकती है, और ये हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा तो प्रेगनेंसी में दिक्कत दे सकता है। इसके अलावा अगर बेरफ्रिन की पॉइजनिंग होती है तो इसके लिए इस्तेमाल करता है एंटीडोट विटामिन के का, यानी कि जहाँ पे फाइटोनोडिन दे देंगे जो इसको इनहिबिट करेगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट्स के बारे में। आई होप अब आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी। बाकी आपको कैसा क्या लगता है ये आप कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो हमारा जो सेकंड यूनिट का कार्डियोवास्कुलर पार्ट था, हमने ये 3 टॉपिक इंपोर्टेंट वाले खत्म कर लिए, यानी कि थेरेपी ऑफ शॉक वाला, हिमेटनिक्स वाला, और कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये जो टॉपिक है जैसे फिब्रिनोलाइटिक हो गया, एंटी प्लेटलेट्स हो गया, या प्लाज्मोलो एक्सपेंडर, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग में नहीं आते, इसको हम थोड़ा यहाँ शॉर्ट में अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं फिब्रिनोलाइटिक्स के बारे में। तो अगर हम इसके नाम से समझे ना, देखो फिब्रिनोलाइटिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक हमारा आता है फिब्रिन और एक हमारा आता है लाइटिक। तो जो फिब्रिन वर्ड है वो हमारा क्लॉट को रिप्रेजेंट करता है। हमने कितनी बार यहाँ पे देखा था कि जो हमारे सारे के सारे फैक्टर चल रहे थे, ये सब हो रहा था, इन सब में एंड में हमारा फिब्रिन बन रहा था, और फिब्रिन हमारा वो क्लॉट था जो क्या कर रहा था, इसके पूरे क्लॉट को फॉर्म कर रहा था, यानी कि फिब्रिन वो मेन था जो आरबीसी को ट्रैप कर रहा था। तो ये हमारा क्या करता है एक्चुअल में कि जो फिब्रिनोलाइटिक हमारे ऐसे ड्रग्स होंगे जो इसी क्लॉट को तोड़ने का काम करते हैं। अब बोलोगे सर इतनी मुश्किल से तो क्लॉट बना पाए थे, इतने सारे फैक्टर याद करके हमारा क्लॉट बना था, तो इसको तोड़ क्यों रही है? क्योंकि ये जो क्लॉट है ना, ये अगर गलत जगह फॉर्म हो जाए ना तो ये भाई इंसान की जान तक ले सकते हैं। अब जैसे नॉर्मल देखा जाए तो इसको हम लाइफ थ्रेटनिंग क्लॉट बोलते हैं, यानी कि एक तरह से क्या है, क्लॉट एक पूरा थक्का हो जाता है इस तरह का, और अगर ये किसी आर्टरी यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, और पासेज को अगर ब्लॉक कर देगा तो जो हमारा ब्लड है वो प्रॉपर अपनी जगह पहुंच ही नहीं पाएगा। और ब्लड, वही मैंने आपको एंटीकोगुलेंट बताया कि ये पूरा सर्कुलर में पाथ पे चलता है, अगर कहीं भी हमारा ब्लॉक यहाँ पे हो जाएगा ब्लड की ब्लॉकिंग, तो पूरी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारे जो ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए अगर कहीं हमारी बॉडी में ऐसा क्लॉट डेवलप हो जाता है, उसको तोड़ने के लिए हम जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे होते हैं फिब्रिनोलाइटिक। अब देखो हमने क्या है कि
एंटीकोगुलेंट्स के बारे में हमने बात की थी, तो एंटीकोगुलेंट्स में एक बात लिखी थी कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, प्रिवेंट करता है। देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये तोड़ रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी कोई क्लॉट इतना बन चुका है, तब हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं फिब्रिनोलाइटिक्स का, या इसको हम थ्रोम्बोलाइटिक भी बोल देते हैं। थ्रोम्बो का मतलब भी वही क्लॉट होता है, तो थ्रोम्बोलाइटिक भी बोल देते हैं कि ये वो ड्रग है जो बने बनाए जो क्लॉट्स होते हैं उनको भी तोड़ने का काम करते हैं और उनको तोड़ के नॉर्मल करते हैं, जिससे जो हमारी ब्लड की ब्लॉकेज वगैरह है वो यहाँ पे बच पाए। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे जो एंटी कोगुलेंट्स हो गए ये भी लाइफ सेविंग ड्रग है, और जो हमारे फिब्रिनोलाइटिक्स हैं ये भी हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। और ये हम रोकते क्यों है आपको पता है, क्योंकि अगर ये पूरा ब्लॉकेज हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन में अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो गई तो इस्कीमिक स्ट्रोक आ सकता है यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और लंग्स में कहीं हो जाता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी कि लंग्स में ब्लॉकेज हो सकती है। तो इन सब से हमको बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फिब्रिनोलाइटिक। अब ये जनरल इनका मैकेनिज्म समझते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। अब देखो नॉर्मल हमने क्या समझा था कि हमारा पूरा फंक्शन चल रहा था और इस तरह हमारा फिब्रिन बन जा रहा था, और जब फिब्रिन बन जा रहा था तो वो क्या कर रहा था, वो यहाँ पे इस तरह से परमानेंट ब्लॉकेज कर रहा था। अब ये कहने के लिए परमानेंट होते हैं लेकिन एक्चुअल में परमानेंट नहीं होती है, क्योंकि ये तब तक ब्लॉक करके रखता है जब तक हमारी बॉडी की जो नेचुरल है, यानी कि मान लो मेरे यहाँ चोट लगी है, धीरे धीरे यहाँ थक्का बन जाता है, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो सब चला जाएगा और मेरी यहाँ पे नई स्किन बन जाएगी। तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं, इधर मेरे एक लगा था जो बहुत टाइम बाद मेरी नई स्किन आ पाई थी, तो वो नई स्किन आती है। अब जब नई स्किन आएगी तो जो मेरे ये क्लॉट है ये ऑटोमेटिक मेरी बॉडी का टूटेगा भी तो ना, तो इस बॉडी का जो नेचुरल हमारा डिफेंस होता है जो इस क्लॉट को तोड़ने का काम करता है वो हमारा होता है प्लाज्मिनोजेन वाला। यानी कि प्लाज्मिनोजेन एक हमारा सबस्टेंस है जो मस्कुलर एंडोथेलियम से मतलब प्रोड्यूस किया जाता है और हमारी बॉडी यानी कि जैसे प्लाज्मा है ना इसके अंदर सर्कुलेट करता रहता है। देन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, यानी कि ये टिश्यू के जो प्लाज्मिनोजेन है इसको एक्टिवेट करते हैं। तो इस प्लाज्मिनोजेन को क्या करते हैं, प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देंगे। और जो प्लाज्मिन है ना ये एक्चुअल में वो हमारा एंजाइम होता है जो क्या करेगा, इस फिब्रिन को तोड़ने का काम करता है। अब ये देखो नेचुरल हमारी बॉडी में होता है और ये तब तोड़ता है जब क्या होता है कि हमारे जो काम यानी कि जब नेचुरल स्किन हमारी आ जाती है तब ये इसको तोड़ने का काम करता है नेचुरल तरीके से। तो इस तरह ये हमारा पूरा फिब्रिन यहाँ पे अपना काम मतलब फिब्रिन को ये प्लाज्मिन ऐसे तोड़ने का काम करता है, यानी कि ये फिब्रिन वो नेट हो गया जो हमारे क्लॉट को पूरा बना के रखता है, तो इसको तोड़ने का काम करता है। अब मान लो कि हमें क्या है इसकी जरूरत पड़ गई, यानी कि नॉर्मली हमारी बॉडी का चल रहा था, अब क्या है कि हमें इसकी जरूरत पड़ रही क्योंकि हमारी बॉडी में अनवांटेड क्लॉट हो गए जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तब हम क्या बोलेंगे कि ए भैया फिब्रिनोलाइटिक जरा इसको कम ना। तो फिब्रिनोलाइटिक क्या करता है कि ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स है इनकी तरह अपना एक्शन शुरू करता है, और ये क्या करेगा कि जो प्लाज्मिनोजेन है इसको एक्टिवेट कर देगा और प्लाज्मिनोजेन को एक्टिवेट करके कन्वर्ट कर देगा प्लाज्मिन में। और अगर ये प्लाज्मिन को बनाना ज़्यादा शुरू कर देगा यानी कि प्लाज्मिन का अमाउंट हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो प्लाज्मिन क्या करेगा, फिब्रिन को तोड़ने का काम करेगा और फिब्रिन से मिलकर हमारा क्लॉट बना। तो अगर हम फिब्रिन को क्लॉट को तोड़ना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये जो हमारे बने बनाए क्लॉट्स है ये भी यहाँ पे इनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। तो इस तरह हमारे फिब्रिनोलाइटिक्स काम करते हैं, यानी कि ये सिंपली हमारे वो ड्रग है जो हमारी बॉडी का जो नेचुरल सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। हमारे जो प्लाज्मिनोजेन से प्लाज्मिन बनता है जो आगे जाके फिब्रिन को तोड़ता है, बस उसी प्रोसेस को बढ़ा देता है और हमारे प्लाज्मिन को बनाना शुरू कर देता है, एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। और प्लाज्मिन जितना ज़्यादा बनेगा वो फिब्रिन को तोड़ेगा तो हमारे जो क्लॉट वगैरह वो यहाँ पे खत्म होंगे। तो इस तरह हमारे फिब्रिनोलाइटिक्स अपना एक्शन प्ले करते हैं। अब इसमें अगर ड्रग्स के बारे में बात की जाए तो दो तरह के हमारे ड्रग आते हैं, ये हमारे नेचुरल और ओल्डर एजेंट है, जैसे हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया या यूरोकाइनेज होगा जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे। अब हमारे कुछ न्यूअर रिकॉम्बिनेंट एजेंट्स आ गए जो इस प्लाज्मिन यानी कि जो टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर था ना इसकी तरह बनाए जाते हैं और इसीलिए इसको न्यूअर रिकॉम्बिनेंट एजेंट बोलते हैं। अब इसमें हमारा ड्रग आता है एल्टीप्लेज आ गया, रेटिप्लेज आ गया या फिर टेनिक्लोपेज आ गया। बाकी देखो अब कभी भी इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा तो मेन आपको फिब्रिनोलाइटिक्स के ऊपर आता है, तो ये लिख के आ जाना, ये बना के जरूर आ जाना, थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा और ये पूरा लिख के आ जाना। देन जनरल मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया है, इसका मैकेनिज्म अगर आता है क्योंकि क्वेश्चन कम आता है, अगर आता है थोड़ा बहुत लैंग्वेज आप लिख के आ जाना। देन ड्रग्स के बारे में लिख के आ जाना, देन इसके यूजेस लिख के आ जाना कि ये एक्टिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हेल्प करेगा, फिर जो इस्केमिक स्ट्रोक वगैरह आता है उसमें हेल्प कर रहा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म लंग्स में कोई ब्लॉकेज है उसमें हेल्प कर रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है उसमें हेल्प कर रहा है, जो हमारी डायलिसिस वाली लाइन है मान लो ब्लड हम दे रहे हैं कहीं बीच में ब्लॉकेज हो रही है इसकी वजह से, तो उसमें हमारा हेल्प करेगा, उसको तोड़ेगा। और एडीआर भाई है कि भाई अब सबको तोड़ देगा, बने बनाए क्लॉट को तोड़ देगा, तो अगर कहीं पे क्लॉट बनाए वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, हाइपोटेंशन होना शुरू हो जाएगा यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और एलर्जिक रिएक्शन होने के चांस रहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में। तो देखा जाए ये भी हमारी कुछ इन्हीं कैटेगरी में से आता है कि ये भी हमारे क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकते हैं, लेकिन ये थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं। तो इसके नाम से हमें क्या समझ आ रहा है कि एंटी प्लेटलेट्स हैं, यानी कि ये हमारे वो ड्रग होते हैं जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को रोक देते हैं, यानी कि प्लेटलेट आपस में जो जुड़ रहे थे उनकी एक्टिवेशन को रोक देते हैं। अब बोलोगे क्या काम हो रहा था, तो जैसे हमने यहाँ क्या देखा था कि जैसे ही हमारी कोई ब्लड वगैरह में डैमेज हो रहा था, हमारा कट विट लग रहा था, तुरंत उस जगह के जो प्लेटलेट्स है वो एक्टिवेट हो जा रहे थे और एक्टिवेट होकर वो
टेम्परेरी सील बना रहे थे, और जब ये टेम्परेरी सील हमारी बन रही थी उसके बाद जाके हमारा जो क्लॉट था यानी कि जो फिब्रिन थे वो इसके ऊपर आ रहे थे और देन वो हमारे आरबीसी को ट्रैप कर रहे थे। तो अगर हम यहाँ क्या करें कि जो सेकंड स्टेप था यानी कि हम जो प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन था उन्हीं को रोक दें, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन रोक दें, तो जो हमारा पूरा का पूरा क्लॉट है वही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमारे जो एंटी प्लेटलेट ड्रग अपना एक्शन शो करते हैं। तो प्लेटलेट नॉर्मली क्या करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है कि कुछ अनवांटेड क्लॉट हमारे बन जाते हैं, जैसे हमने यहाँ भी दे दिया था, हार्ट आर्टरीज में बन गया या ब्रेन आर्टरीज में बन गया, तो ये हमारे स्ट्रोक या हार्ट अटैक ला सकते हैं। तो एंटी प्लेटलेट ड्रग क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं जो ऐसे डेंजरस क्लॉट होते हैं। अब इसमें मेनली हमारी क्लासिफिकेशन ये आती है, इसमें पहला आता है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि जो हमारा थ्रोम्बोक्सिन है यानी कि यहाँ पे जो हमारे ये पूरा का पूरा बंद आता है इसको इनहिबिट करते हैं। देन हमारे प्लेटलेट्स कैंप एनहांसर आते हैं जिसमें हमारा डाइपैराडाइमर आता है, फिर हमारा P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर आते हैं जैसे हमारा क्लोपिडोग्रेल हो गया, ये हो गया। देन हमारा ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी या थर्ड एंटागोनिस्ट आता है जो हमारे ये हो गए। अब देखो इतना कोई डिटेल में नहीं आता, बस मैंने करा दिया प्रोडक्ट आपको सब समझा, इसलिए तो हम इसमें एक दो ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्पिरिन के बारे में, क्योंकि एस्पिरिन हमेशा ही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ड्रग रहता है। तो देखो जो हमारा एस्पिरिन होता है ना, ये हमारा थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स होता है यानी कि कॉक्स को इनहिबिट करता है। आगे समझेंगे मैकेनिज्म में। बाकी ये हमारे एक पोटेंट एंटी प्लेटलेट एक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर में भी हेल्प कर रहा है, और एनाल्जेसिक यानी कि हमारे जो दर्द वगैरह होता है ना उसमें भी हेल्प कर रहा है। अब ये सारा का सारा एक्शन कैसे देता है, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 सिंथेसिस को ये रोकने का काम करता है जो प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब ये काम कैसे करता है ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं पूरा मैकेनिज्म के अंदर। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही हमारे यहाँ कहीं कट वगैरह लगता है, हमारी जो प्लेटलेट्स हैं उनके पास मतलब सिग्नल पहुंचेगा और प्लेटलेट्स हमारी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट होती है ना, एक्टिवेट होने के बाद तुरंत नहीं चिपक जाती है। यहाँ तो मैंने एक कंबाइंड फॉर्म में आपको बताया था कि जैसे ही एक्टिवेट होती है प्लेटलेट्स हमारी ऐसे एग्रीगेट होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे भी पूरी हमारी साइंस चलती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ही हमारी प्लेटलेट एक्टिवेट होती है, हमारी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से लिबरेट होता है एक हमारा एसिड एरिकिडोनिक एसिड। अगर आपको पता हो, जैसे मान लो ये हमारे कोई जितने भी हमारे सेल्स वगैरह हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है वो हमारी किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बाई मेम्ब्रेन से, बाई फॉस्फो जो बोलते हैं। और जो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है उससे रिलीज होता है हमारा एक एसिड एरिकिडोनिक एसिड। अब ये जो एसिड है ना, इस एसिड को क्या करता है कि ये लिबरेट करता है एसिड को, और ये एसिड हमारा आगे जाके बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन को। और प्रोस्टाग्लैंडिन को बनाने के लिए इसको एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है COX-1, जिसको हम साइक्लोऑक्सीजनेज बोल देते हैं। और ये COX-1 क्या करेगा, इसको प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन आगे जाके एक्टिवेट करता है हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 यानी कि TXA2 को। और ये जो हमारा है प्रोस्टाग्लैंडिन के आगे वाला मीडिएटर एक तरह से बोल सकते हैं, ये आगे जाके हमारी प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये प्रमोट करता है हमारी प्लेटलेट एग्रीगेशन को। यानी कि फिर से एक बार क्लियर करते हैं, मान लो यहाँ पे हमारी सेल वगैरह सब डैमेज हुए थे, तो हमारी एक प्लेटलेट के पास सिग्नल पहुंचा, वो एक्टिवेट हुई, और ये एक्टिवेट होगी तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है उसकी फॉस्फोलिपिड की जो बाई लेयर होती है वहां पहुंचेगा, और वहां जाके क्या करेगा, सिग्नल जैसे पहुंचेगा प्लेटलेट का, वो एरिकिडोनिक एसिड को रिलीज करता है। और एरिकिडोनिक एसिड जैसे रिलीज होगा ये यहाँ से लिबरेट करेगा कॉक्स और ऑक्स की मदद से। लॉक्स की मदद से दो हमारे एंजाइम होते हैं, मेनली हमारा कॉक्स होता है, कॉक्स की मदद से लिबरेट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, और प्रोस्टाग्लैंडिन आगे जाके हमारा रिलीज करेगा थ्रोम्बोक्सिन A2, यानी कि हेल्प करता है रिलीज में, अलग ही अलग होते हैं। और ये थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये आगे जाके प्रमोट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, और उसके बाद हमारी प्लेटलेट है वो ऐसे चिपकना शुरू होती है। और यही रीजन है कि आपने देखा होगा जब कभी कट लगता है प्लेटलेट तो जुड़ती है, लेकिन हमको दर्द भी होता है। और दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब भी कट वगैरह लगता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, और ये हमारे दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब एस्पिरिन क्या करता है कि एस्पिरिन इस कॉक्स वाले पूरे एंजाइम को जाकर रोक देता है, और जैसे ही ये एंजाइम हमारा रुक जाता है, अब देखो यहाँ जो एरिकिडोनिक एसिड है, ना तो इससे प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, ना ही इससे थ्रोम्बोक्सिन बनेगा, और ना ही हमारी प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी। तो देखो एक एस्पिरिन से कितने काम हो रहे हैं कि एक तो भाई कॉक्स से पूरा इनहिबिट हो गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं निकलेगा, तो हमें यहाँ पे क्या है कि हमें जो दर्द नहीं हो रहा था, मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो एनाल्जेसिक की तरह है वो हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये हमारे फीवर को यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो वो भी रुक जाएगा। तो ये दोनों ही एक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अब ये रुके हैं तो हमारा थ्रोम्बोक्सिन A2 भी रुका है, तो हमारी जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन था ये इकट्ठा होना भी हमारी रुक जाती है। तो इस तरह अपना जो एस्पिरिन है वो अपना यहाँ पे रोल प्ले करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी यूजेस के बारे में बात करें तो ये हार्ट अटैक को मतलब प्रिवेंट करेगा, स्ट्रोक वगैरह को प्रिवेंट करेगा, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। इसके अलावा साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो बस हमें क्या है, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ब्लीडिंग यहाँ पे हो सकती है।
इसीलिए देखो ये बात बोली जाती है कि अगर किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह की दिक्कत है तो एस्प्रिन ना खाए, लेकिन अगर कभी कोई इमरजेंसी में फंस जाता है, मान लो हार्ट ब्लॉक हो रहा है या कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है और उसके पास कुछ भी दवाई मतलब प्रेजेंट नहीं है, तो वो फटाफट जो है एस्प्रिन को 2-3 टैबलेट को ऐसे चूर के डायरेक्टली उसको खिला दो या उसको कहीं भी पहुंचा दो बॉडी में। इससे क्या होगा कि उसकी जो ये है मतलब जो प्लेटलेट एग्रीगेशन है, अगर हार्ट अटैक वगैरह आ रहा है तो उससे हम एस्प्रिन से बचाया जा सकता है, क्योंकि एस्प्रिन क्या करता है, इसको जो प्लेटलेट एग्रीगेशन वगैरह है या ब्लड को थोड़ा थिन करता है, पतला करता है, जिससे जो कहीं पर अगर ब्लॉकेज होगी वो थोड़ी रुक जाती है। इमरजेंसी केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा डॉक्टर की सलाह से ही आप लोग यूज़ करना। जस्ट ये एक जनरल पर्पज़ के लिए आपको बताने के लिए था। बाकी तो वैसे हमारे बहुत सारे ड्रग आपने देख ही लिए हैं कि हमारे यहाँ पे फिब्रिनोलाइटिक इस्तेमाल किए जाते हैं, एंटीकोगुलेंट वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी अब इसमें एक हम और ड्रग पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्लोपिडोग्रेल के बारे में। अब ये जो ड्रग है ना, ये हमारा क्या करता है, P2x12 जो रिसेप्टर होता है हमारा, इसको जाके ब्लॉक करता है। अब कैसे होता है नॉर्मली, तो देखो ये हमारी प्लेटलेट्स है, मैं आपको दिखा रहा था रेस्टिंग है। जैसे ही हमारी कोई भी एक एक्टिवेट होती है, मैंने क्या बोला था, जैसे ही एक्टिवेट होगी हमारी यहाँ पे एरिक्नोनिक एसिड ये सब करने के बाद ये हमारी मीडिएटर्स को रिलीज करती है। और ये मीडिएटर्स में हमारा मेन यहाँ पे आता है थ्रोम्बोक्सिन A2, जैसे हमारा TA2 था, फिर हमारा 5H2 था, फिर हमारा प्लेटलेट था, फिर ये था। और ये जो है ना, ये क्या करता है, ये हमारी जो प्लेटलेट्स होती है ना, इनके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ADP वाला। यानी कि देखो ये पूरे जो हमारे ADP है, ये हमारे यहाँ पे ADP रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड करते हैं। अब जैसे ही ये जो हमारे मीडिएटर्स थे जो यहाँ रिलीज हो रहे थे, इन सबको मिला के हम एडीपी बोल देते हैं। ये हमारे इनके जो प्लेटलेट्स होती है ना नॉर्मल सभी, उनके ऊपर एडीपी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसी को हम P2x12 बोल देते हैं। उन पे जाके बाइंड करेंगे और जैसे ही ये बाइंड करते हैं, जितने भी हमारे ये प्लेट्स हैं ये एग्रीगेट होना यानी कि इकट्ठा होना इस तरह से शुरू हो जाते हैं। ये काम था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमारा क्लोपिडोग्रेल है, ये एक हमारा क्या होता है, एडीपी रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो ये क्या करेगा, इन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा। और जैसे ही हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, अब जो हमारे नॉर्मल वाले ये मीडिएटर्स थे ना, ये हमारे प्लेटलेट्स के ऊपर जाके बाइंड नहीं कर पाएंगे। और जब ये इसके ऊपर जाके बाइंड नहीं कर पाएंगे, तो जो प्लेटलेट्स है ये हमारी क्या हो जाएगी, एग्रीगेट नहीं होगी और हमें कोई दिक्कत। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसने इस थ्रोम्बोक्सिन को रोक दिया था T3 को, और इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको हम यहाँ पे रोक नहीं रहे, लेकिन इसको अटैच नहीं होने दे रहे हैं अपने प्लेटलेट्स के साथ में। तो काम वही था, बस हमने यहाँ पे इसको पूरे को बनने ही नहीं दिया और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अटैच नहीं होने दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर लिखा जाए तो जो हमारा क्लोपिडोग्रेल है वो एक तरह से हमारा प्रोड्रग वगैरह होता है, जो थायरोइड में कन्वर्ट हो जाता है मेटाबोलाइट्स के साथ में। और ये क्या करेगा, इरिवर्सिबली हमारा बाइंड हो जाता है इस वाले यानी कि P2x1 सब टाइप ऑफ एडीपी रिसेप्टर के साथ में। और बाइंड होने के बाद वो इनएक्टिवेट कर देता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। और जब एक्टिवेट हमारी प्लेटलेट एग्रीगेट ही नहीं होंगी, तो अल्टीमेटली जो हमारा क्लॉट फॉर्म हो रहा था वो बनना बंद हो जाता है। बाकी इसके अगर यूजेस के बारे में बात करें, तो ये जो हमारा है क्लोपिडोग्रेल है, ये हमारे स्ट्रोक और हार्ट अटैक से हमको प्रिवेंट करेगा। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट प्रिवेंशन में हेल्प करेगा। देन जो थ्रोम्बोसिस वगैरह हो रही है हमारी आर्टरीज वगैरह में, उसको बचाएगा। देन एक और हम लास्ट देख ही लेते हैं, जब हमने इतने देख ही लिए हैं, जैसे हमारे ये वाले, हमने ये क्लास देख ली, हमने ये क्लास देख ली, अब इस क्लास को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि ये हमारा जो ग्लाइकोप्रोटीन वाला यहाँ पे सेकंड बी या थर्ड बी जो रिसेप्टर होते हैं ना, उनको जाके ये ब्लॉक कर देता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी थर्ड ए का जो हमारे एंटागोनिस्ट होता है, इनको जाके ब्लॉक कर देगा। और जैसे ये ब्लॉक हो जाते हैं ना हमारे, तो प्लेटलेट एग्रीगेशन होना रुक जाते हैं। यही सिंपल काम होता है। तो ये भी हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी प्लेटलेट इफेक्ट देते हैं। अब इनको हम यूज़ करते हैं एंजियोप्लास्टी के टाइम पे, या हाई रिस्क के जो हमारे मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। ADR वही हमारा कि ब्लीडिंग वगैरह कॉज कर सकते हैं। तो यही था हमारा पूरा का पूरा एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में। अगर कभी शॉर्ट में आता है तो आप इतना लिख के आ सकते हो, ये मोर देन इनफ है। देखो कभी भी आता है, एक दो ड्रग आप अच्छे से करके आ सकते हो। हमने यहाँ 2 ड्रग को बहुत ही डिटेल्स में देखा कि कैसे क्या हमारा काम करता है। तो यही था हमारा पूरा का पूरा फार्माकोलॉजी के इन 2 टॉपिक के बारे में। तो अब हम अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के आखिरी पार्ट प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर के बारे में अच्छे से बात कर लेते हैं। तो देखो ये जो हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स है ना, इनका नाम से क्या समझ आ रहा है कि प्लाज्मा यानी कि हमारे ब्लड के अंदर का जो वॉल्यूम है उसको एक्सपेंड करते हैं, यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर सिंपल भाषा बोला जाए तो दीज आर दोज ड्रग या फ्लूइड, यानी कि हमारे वो ड्रग या वो फ्लूइड होते हैं जो हमारे ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज कर देते हैं सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि जो हमारे ब्लड पूरा का पूरा है। अब ये कब करते हैं, जब मान लो किसी पेशेंट के पास फीवर ब्लड लॉस हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, डिहाइड्रेशन हो चुकी है, बर्न कहीं पे जल जाते हैं, तब ब्लड की बहुत कमी हो जाती है, या शॉक वगैरह, यानी कि जो हमने सबसे पहला वाला अपना टॉपिक पढ़ा था वो, उसमें भी हमने इसके बारे में आखिरी वाला पार्ट पढ़ा था। तो अगर देखा जाए तो दे आर यूज्ड टू मेंटेन ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, टिश्यू परफ्यूजन को बढ़ाते हैं और प्रिवेंट करते हैं शॉक से। शॉक में ये हमारा मेन जो हमने पहले पार्ट पढ़ा था। इट इज आल्सो यूज्ड एज टेम्परेरी रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट ब्लड अंटिल एक्चुअल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अरेंज। अब मान लो कि अगर किसी को क्या हो गया, ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो टेम्परेरी रूप में हम क्या है कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उसको असली ब्लड ना मिल जाए।
अब देखो जो शॉक है या जो कंडीशन है इसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, क्योंकि ऑलरेडी हम जो पार्ट 1 था अपना थेरेपी ऑफ शॉक वाला, उसमें हमने अच्छे से सबके बारे में बात की थी। अब हम मेन बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसमें दो टाइप के हमारे ड्रग आते हैं, पहले आते हैं क्रिस्टलॉइड्स, दूसरे आते हैं कॉलॉइड। अब जो क्रिस्टलॉइड्स है उसमें मेन ड्रग हमारा आता है नॉर्मल सेलाइन यानी कि 0.9% NaCl, जो हमारे बॉडी का जो आइसोटोनिक होता है ना उसके बराबर। देन हमारे रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन आता है, फिर हमारे डेक्स्ट्रोज सेलाइन सॉल्यूशन आते हैं। फिर हमारे यहाँ पे कॉलॉइड्स आते हैं जिसमें हमारा डेक्स्ट्रन 40 हो गया, डेक्स्ट्रन 70 हो गया, या हमारा जेलेटिन सॉल्यूशन हो गया, या हमारा हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च हो गया। अब बेसिक एक फंडा समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो नॉर्मली क्रिस्टलॉइड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे सिंपल साल्ट होते हैं, या नॉर्मल बोल सकते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन होते हैं, जो क्विकली हमारे ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। यानी कि देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक तरह से बोल सकते हो कि नॉर्मल सेलाइन का मतलब क्या है, ये हमारा ब्लड की तरह ही काम करेगा लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। यानी कि इसको हम अपने ब्लड में दे देंगे और ये टेम्परेरी हमारे ब्लड का जो इंक्रीज प्लाज्मा होता है उसको बढ़ा देगा। तो डायरेक्टली यानी कि ब्लड की तरह ही ये सिंपल एज इट इज काम कर रहा है। अब इसको पेरेंटल रूट के द्वारा दिया जाता है आईवी रूट के साथ, यानी कि पेरेंटली दिया जाता है आईवी रूट के द्वारा, ये इंट्रावीनस के द्वारा हम देते हैं। ठीक है, यूजेस के बारे में बात करें तो हाइपोवॉल्यूमिक जो शॉक होते हैं यानी कि जब ब्लड लॉस की वजह से, तो फर्स्ट चॉइस हमारे क्रिस्टलॉइड यही वाले होते हैं, क्रिस्टलॉइड प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। किसी को डिहाइड्रेशन हो गया, वर्न वगैरह हो गया, या मेंटेनिंग फ्लूइड, जब सर्जरी वगैरह करते हैं तो उस टाइम भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसमें ड्रग देखा जाए तो नॉर्मल सेलाइन आता है 0.9% NaCl, फिर रिंगल लैक्टेट आता है, फिर डेक्स्ट्रोसेलाइन वगैरह आता है। अब ये क्या करते हैं, इनिशियली हमारे मैनेज करते हैं शॉक वगैरह को, डिहाइड्रेशन को और बर्न को। बाकी मेन यही है कि देखो इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, सिंपल हमारा ये ब्लड है, मान लो ये ब्लड है तो इसके अंदर हमने डायरेक्टली ये दे दिया और ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे हमने दे दिया और ये हमारा ब्लड की तरह ही काम कर रहा है, टेम्परेरी हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम को बढ़ा देता है। यही हमारा हो गया क्रिस्टलॉइड। सेकंड हमारा आता है कॉलॉइड्स, और इसके बारे में थोड़ा समझना हमारे लिए जरूरी है। अब कॉलॉइड्स क्या होता है एक्चुअल में, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं और ये स्टे लॉन्गर यानी कि लॉन्गर हमारे इसमें ब्लड के अंदर में रुकते हैं और ये ज्यादा वाटर को होल्ड करते हैं हमारी वेसल्स के अंदर में, जिससे हमें प्लाज्मा एक्सपेंशन लंबा मिलता है, ज्यादा देर के लिए मिलता है और स्ट्रॉन्गर मिलता है। अब ये काम करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाले केस पे। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फंडा क्या होता है, तो देखो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर जो हमारे कॉलॉइड्स वाले होते हैं उनको हम यहाँ जैसे ही देंगे तो यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे बन जाएंगे। अब देखो लार्ज मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, देखो ऑस्मोसिस हमारी प्रोसेस क्या होती है, एक बार मैं ये क्लियर आपको कर देता हूँ। तो मान लो कि ये हमारे पास दो कंपार्टमेंट है, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्यूट है और इसमें सिर्फ 4 सॉल्यूट के पार्टिकल है, ये हमारे सॉल्यूट इसमें ज्यादा है और इसमें हमने क्या किया, सॉल्वेंट अपना भर दिया, ये हमने सॉल्वेंट भर दिया। अब ऑस्मोसिस हमारी क्या कहते हैं कि ऑस्मोसिस हमारी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सॉल्वेंट मूव करता है, यानी कि ये जो हमारा लिक्विड है ना ये मूव करता है। और सॉल्वेंट हमारा मूव कहाँ से कहाँ करेगा, सॉल्वेंट हमारा लो सॉल्वेंट जैसे इस पर कम है ना तो यहाँ से हाई वाली जगह पे मूव करता है। यानी कि अगर मैं इसका सेकंड स्टेज अपनाऊं तो ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा कि अगले इसमें ये हमारा ए मान लो, ये हमारा बी मान लो, तो यहाँ पे ये 4 पार्टिकल हमारे अकेले हैं और यहाँ पे जो बहुत सारे पार्टिकल है ना, सारा का सारा जो हमारा लिक्विड है वो इधर ही हमारा आ जाएगा और यहाँ का लिक्विड हमारा इधर, यानी कि सॉल्वेंट ऐसे मूव कर जाता है, यानी कि जहाँ पे हमारे पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। अब इसी का फायदा उठाते हैं हम यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर कॉलॉइड्स वाले हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं ब्लड के अंदर दे देते हैं। तो जब ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या हो गया कि लार्ज मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है सॉल्यूट हमारा ज्यादा हो गया। और जब सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो अब जो हमारा बाकी का फ्लूइड जो हमारा सेल्स के पास प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे जो सेल्स है ना उनके पास भी बहुत ज्यादा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो वो फ्लूइड वाटर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ब्लड के अंदर ज्यादा हमारा मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो ऑस्मोसिस हमारी प्रोसेस है उसमें जो सॉल्वेंट है वो हमारा कम यानी कि लो सॉल्यूट वाले एरिया से हाई सॉल्यूट की तरफ मूव करता है। तो अब जब ब्लड है इसके अंदर हमने सॉल्यूट ज्यादा कर दिया, कैसे कर दिया, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर को देके जो हमारे क्या कर रहे थे लार्ज मॉलिक्यूल्स थे जो वहां पे स्टे थे, यानी कि लार्ज थे तो पर रुके हुए थे, तो इन्होंने क्या किया कि बाकी जगह जगह से क्या करेंगे वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड के अंदर में ऑस्मोसिस की वजह से। और जब ब्लड के अंदर हमारा वाटर या बाकी के जो फ्लूइड्स है वो ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो हमारी बढ़ जाएगी। और हमें क्या करना था, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर का मतलब ही ये था कि जो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन है उसके अंदर हमें ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाना। तो इन्होंने क्या किया, ब्लड का वॉल्यूम इस तरह बढ़ा देंगे और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब ये जो हमारे ड्रग है वो अपना काम कर गए। तो प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर क्या करते हैं, यहाँ आएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे ब्लड के अंदर रिटेन ज्यादा होगा जो ब्लड है या पानी वगैरह, और जब ज्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम ओवरऑल हमारा बढ़ जाता है। तो इस तरह हमारे कॉलॉइड्स अपने यहाँ काम करते हैं। मैकेनिज्म मैंने पेज आपको बता दिया। यूजेस के बारे में बात करें, सीवर शॉक यानी कि जब बहुत ज़्यादा शॉक की कंडीशन है तब यूज़ करेंगे। माइनर व्हेन क्रिस्टलाइज, जब क्रिस्टलॉइड हमारे काम नहीं करते हैं, कोई मेजर ट्रॉमा वगैरह हो गया, जब सर्जरी हो गया तब इस्तेमाल करेंगे। फिर रैपिड रिस्टोरेशन, मान लो हमें बीपी को रैपिड करना है, रिस्टोर करना है वापस, तब हम इस्तेमाल करेंगे। और दे आर यूज व्हेन फास्टर एंड लॉन्गर बीपी सपोर्ट इज नीडेड, जब हमको थोड़ा जल्दी चाहिए और लॉन्गर बीपी सपोर्ट चाहिए तब हम जो है कॉलॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं।
अब इसमें ड्रग हमारे आते हैं डेक्स्ट्रॉन 40 हो गया, डेक्स्ट्रॉन 70 हो गया, जेलेटिन सॉल्यूशन हो गया, या हमारा हाइड्रोक्सी इथाइल स्टार्च हो गया। अब एक हमारा इसमें थर्ड पार्ट और आता है, इसको भी कर ही लेते हैं। जैसे हमारा प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट नाम से समझ आ रहा है कि इसको हम वहाँ पे चेंज करके डाल सकते हैं। तो ये प्रोटीन बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं जो प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं और हमारे प्रेशर को भी बढ़ा देते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब जब सीवर बहुत ज़्यादा जलन हो जाए या जल जाते हैं तब हाइपर प्रोटीनीमिया हो गया, जब लो प्रोटीन के हो गए, ये प्रोटीन बेस्ड होते हैं। फिर मैसिव ब्लड लॉस, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया या शॉक हो गया, और जब हमारे क्रिस्टलाइट या कॉलर्स काम नहीं करते तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जैसे हमारा ह्यूमन एल्बुमिन आ गया या प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन आ गया। अब देखो ओवरऑल हमने देखा जाए तो ये सारा का सारा हमने प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर को देख लिया है। अगर आता है आप लिख के आ सकते हो, बाकी मैकेनिज्म वही है। अगर सबका कंबाइंड हम लिखना चाहें, प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर दिए जाते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारी परफ्यूजन यानी कि वाइटल ऑर्गन के पास हमारा जो है ब्लड यहाँ पे पहुंचेगा और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन पहुंचेगा और इससे हमारे ब्लड वगैरह ठीक होंगे। यूजेस वही है, यूज टू इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी टू ब्लड इन एनीमिया। एनीमिया के केस में ब्लड के मतलब ब्लड के साथ ऑक्सीजन को बढ़ाते हैं। देन ये हमारे शॉक को ट्रीट करेंगे। मेनली हमारा हाइपोवॉल्यूमिक हो गया या हीमरेज वगैरह, कहीं पे कुछ टूट बोल गया, ट्रॉमा वगैरह हो गया, वन जल गए उस सब में, और ओवरऑल देखा जाए तो हमारे ब्लड वॉल्यूम को रिस्टोर करते हैं। एडीआर हमारे यही है कि एलर्जिक रिएक्शन हमारे कॉज कर सकते हैं, फ्लूइड का ओवरलोड हो सकता है अगर ज़्यादा हो जाए, और किडनी में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स के बारे में। तो अब अगर देखा जाए तो हमने अपना पहला वाला ये पूरा का पूरा पार्ट है वो कंप्लीटली कवर कर लिया है, और अब देखा जाए तो हमारे लगभग सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए हैं। अब सिर्फ हमारे एक आखिरी पार्ट बचता है, एनालिस्ट डायूरेटिक ड्रग या इसको एंटी डायूरेटिक ड्रग के बारे में बात करेंगे। देन गिव अ डिटेल्स नोट ऑन कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर्स, थाइजाइड्स या लूप डायूरेटिक के बारे में। तो देखो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। तो पहले थोड़ा बात करना पड़ेगा कि ये यूरिनरी सिस्टम हमारा एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो ये जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है ना, इसको हम रीनल सिस्टम नाम से जानते हैं, और इस पूरे को हम यूरिनरी ट्रैक्ट भी बोल देते हैं। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो एक हमारी मतलब दो हमारी किडनी होती है, पहले हमारी किडनी यानी कि दो हमारी किडनी होती हैं, फिर हमारे यूरेटर्स होते हैं, देन हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है, और आखिरी में हमारा यूरेथ्रा होता है। और इस पूरे सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट होता है ना, जैसे आप लोग डेली जो यूरिन करने के लिए जाते हो, यूरिनेशन पॉज करने के लिए जाते हो, पेशाब करने जाते हो, तो वो पूरा का पूरा हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है, और उस वेस्ट को बाहर निकालने में हमारा हेल्प करता है यही यूरिनरी सिस्टम। यानी कि जो पर्पज हमारा मेन जो यूरिनरी सिस्टम का है वो यही है कि ये एलिमिनेट करता है हमारे वेस्ट को हमारी पूरी की पूरी बॉडी से थ्रू यूरिन, यानी कि यूरिन के जरिए पूरा बाहर निकालता है। और जब ये यूरिन की तरफ बाहर निकालता है तो इससे क्या फायदा होता है कि एक तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम भी रेगुलेट होता है और हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन होता है पूरा का पूरा, और इसके अलावा जो वाटर इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो भी बैलेंस रहता है, और एसिड बेस बैलेंस भी बैलेंस रहता है। ये सारी की सारी बातें आगे आगे जैसे आप पढ़ोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं एक बार पूरा रिवाइज कराऊं तो देखो इस तरह हमारी दो किडनी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और ये किडनी में देखो इधर से दो हमारे ब्लड की सप्लाई गई है। एक से हमारा ब्लड जाता है साफ वाला, फिल्टर होने के बाद जो बाहर वापस निकलता है वो हमारा दूसरे से आता है। तो इस तरह हमारा ब्लड यहाँ पे पूरा फिल्टर होता रहता है। देन यहाँ पे ये हमारे होते हैं यूरेटर्स, और इधर हमारा होता है ब्लैडर, ये होता है यूरेथ्रा। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है ना, इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारी होती है नेफ्रॉन, जो कुछ देखने में इस तरह का होता है। और ये नेफ्रॉन का मेनली काम क्या होता है कि जो ब्लड है ना हमारा वो हर एक नेफ्रॉन के पास पहुंचता है, और नेफ्रॉन क्या करता है कि उस ब्लड को फिल्टर करेगा, और इस ब्लड के अंदर के जो बेकार के वेस्ट मटेरियल होंगे उन सबको लेगा, और फाइनली यहाँ पे 2-3 प्रोसेस चलती है, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, ये सब करने के बाद वो फाइनली एंड में क्या करता है कि उस ब्लड का जो बिल्कुल वेस्ट पार्ट है उसको यहाँ पे कलेक्ट करेगा कलेक्टिंग डक्ट में, और वो यूरिन बन जाता है। और वो यूरिन बनने के बाद हमारे किडनी के जितने ही है ना ये सारे के सारे वो यहाँ पे हमारे कनेक्ट होकर टोटल जो सारे नेफ्रॉन है उनकी जो टोटल यूरिन हमारी फॉर्म हो रही है वो सारी की सारी हमारी इन यूरेटर्स में आ जाती है, और इन यूरेटर्स के थ्रू जो यूरिन है वो हमारी इस ब्लैडर में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और जब यहाँ ब्लैडर में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है देन बस हमको जब अर्ज लगती है, यानी कि जो ब्लैडर है ना यहाँ पे क्या होता है कि जैसे देखो ये भरती है, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होती है ये डायरेक्टली हमारा कनेक्ट होता है सीएनएस से, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और जैसे ही वहाँ पे ये मतलब संकेत पहुँचता है कि भाई तुम्हारा ब्लैडर फुल हो चुका है, तुमको साइन आता है, तुम बाहर जाते हो, मतलब जहाँ भी तुम्हें करने जाना हो, बाहर के अंदर भी जा सकते हो, वॉशरूम में जाते हो, और वहाँ पे जैसे ही तुम यहाँ पे मतलब पी करना होता है आपको, तो आपको यूरिन करनी होती है, आपका जो सीएनएस है उसी के साथ सारा कंट्रोल होता है, आप उसको रिलीज करोगे, आपका सारा यूरिन जो है यूरेथ्रा की तरफ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है वो हमारे सीएनएस पे डिपेंड करता है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम वो हमारे इस वाले काम में हमारी हेल्प करता है।
अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारे ब्लड वॉल्यूम और इन सबको कंट्रोल कैसे करता है। तो देखो सिंपल सा फंडा ये है कि हम क्या देख रहे थे, यहाँ से हमारे ब्लड की एंट्री हो रही है और ब्लड जो एंट्री कर रहा है उसकी यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है। यानी कि फिल्ट्रेशन का सिंपल मतलब क्या है कि जैसे ये बड़ा वाला नेफ्रॉन, देखो इसी को ऐसे जूम आउट कर दिया है, तो यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड जा रहा है वही फिल्टर होकर आगे जाके यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि ओवरऑल ये है कि जो हमारा ब्लड है, यहाँ से मान लो ये हमारा ब्लड है, ये नेफ्रॉन के पास जा रहा है और नेफ्रॉन के पास ये फिल्टर होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे ER कर देना, फिल्टर होने के बाद हमारा यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि एक हमको ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे ब्लड हमारा मतलब यहाँ पे आ रहा है तो ब्लड का लेवल जैसे जैसे कम हो रहा है, यूरिन का लेवल हमारा बढ़ रहा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। यानी कि अगर ब्लड वॉल्यूम हमारा कम होगा तो यूरिन हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड से ही हमारी यूरिन बन रही है। सिंपल सी बात है कि मान लो मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लो एक मेरे पास ये एक बॉक्स है और ये मेरे पास एक दूसरा बॉक्स है, ठीक है। अब मानता हूँ कि मेरे पास जो टोटल है ना वो सिर्फ 100 रुपए है। कितने रुपए है टोटल? मेरे पास 100 रुपए है और ये 100 रुपए मैंने इसमें रख दिए, यानी कि बॉक्स में। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 100 रुपए मेरे धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं और मेरे क्या है बी में जा रहे हैं। तो मान लो यहाँ 100 से क्या हो गए, यहाँ पे मैंने 10 रुपए डाल दिए तो मेरे यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ 90 बचेंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे 50 डाल दिए तो मेरे यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ 50। अब मान लो मैंने इसमें क्या डाल दिया, मैंने इसमें 90 डाल दिए तो अब मेरे इधर क्या 10 बचेंगे। तो यहाँ पे क्लियर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इधर कम हो रहा है इधर बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा है इधर बढ़ रहा है। सेम फंडा क्या है कि जो हमारा ब्लड है उसी ब्लड से फिल्टर होकर हमारी यूरिन बनती है। तो अगर हम यूरिन ज्यादा कर देंगे तो ब्लड कम हो जाएगा और यूरिन कम कर देंगे तो ब्लड ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह पूरा फंडा चलता रहता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, तो जैसे स्टार्टिंग में जो 3 प्रोसेस में काम करता है, पहला होता है फिल्ट्रेशन, यानी कि जितना हमारा ब्लड है यहाँ पूरा पूरा फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होकर बोमन कैप्सूल में जाता है और ये आगे जाके देन यहाँ पे होते हैं रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि स्टार्टिंग में 90% तक जो ब्लड है वो हमारा फिल्टर हो जाता है, क्योंकि बहुत बारीक चीज है। देन ये आगे की हमारी जो सेकंड पार्ट PCT है, लूप ऑफ हेनले है, DCT है, इन सब में ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है और रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारा ब्लड है वो वापस जो हमारा ये ब्लड था वो वापस हमारा अपने ब्लड वेसल्स में आ जाता है और जो उसके बाद बचा हुआ बिल्कुल वेस्ट होता है वो हमारा यूरिन में फॉर्म होकर बाहर निकलता है। इस तरह काम हमारा ये पूरा का पूरा आता है। अब इस पूरे खेल में हमारे 2 ड्रग अपना मेन रोल प्ले करते हैं। पहले आते हैं डायूरेटिक। अब डायूरेटिक हमारे कब काम आएंगे, जैसे मान लो किसी का BP बहुत ज़्यादा हो गया, हाइपरटेंशन वगैरह है, तो उस टाइम पे हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम डायूरेटिक का इस्तेमाल करेंगे। और डायूरेटिक क्या करते हैं कि यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। और मैंने क्या बोला, अगर यूरिन ज़्यादा बनेगी, मतलब क्या, यूरिन बन कहाँ से रही है, ब्लड से बन रही है। तो अगर यूरिन ज़्यादा बनेगी तो जो ब्लड है उसका लेवल ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा और ब्लड का लेवल कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जो BP हमारा हाई था वो कम होना शुरू हो जाएगा। मान लो कंजेशन किसी को हो गया है, जो CHF होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो हार्ट में हमारा ब्लड पंप मतलब भर गया है, ब्लड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर हमें ब्लड बाहर निकालना है तब हम यूरिन को ज़्यादा कर सकते हैं, यूरिन ज़्यादा तो ब्लड कम। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि देखो ब्लड से हमारा फिल्टर हुआ, यूरिन बना, देन यूरिन हमारा रीअब्जॉर्ब हो गया, यूरिन के अंदर का जो ब्लड है, यूरिन नहीं होती यूरिन के अंदर का जो ब्लड है जो अभी कन्वर्ट नहीं हो पाया यूरिन में, वो ब्लड हमारा दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर यहाँ आ जाता है। तो अगर अब इसको हम रीअब्जॉर्प्शन को यहाँ पर रोक देंगे तो क्या होगा कि यूरिन जो हमारा था वो ज़्यादा ऑटोमेटिक हो जाएगा और यूरिन ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड हमारा कम हो जाएगा। तो डायूरेटिक हमारे इस तरह काम करते हैं कि ये हमारे यूरिनेशन प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं और इससे हमारे यूरिन ज़्यादा निकलेगा तो ब्लड का लेवल हमारा कम हो जाएगा। सेकंड हमारे आते हैं एंटी डायूरेटिक। अब मान लो कोई ऐसी कंडीशन है जब हम चाहते हैं कि यूरिन हमारा कम रहे और ब्लड हमारा ज़्यादा रहे, तो उस टाइम इस्तेमाल करते हैं हम एंटी डायूरेटिक ड्रग का। और ये क्या करते हैं, ये हमारे यूरिन के आउटपुट को रोक देते हैं, यानी कि यूरिन हमारे यहाँ बॉडी से ज़्यादा नहीं निकलेगा और जब यूरिन का आउटपुट हमारा रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे ब्लड का लेवल बढ़ जाएगा। अब ये इस्तेमाल करते हैं हम कुछ केस में, जैसे हमारा डायबिटीज इंसाइपिडस हो गया, इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर हमारे यहाँ पे बेड बैटिंग हो गया, यानी कि जो रात में बेड गीला कर देते हैं या जिनके में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है या जिनमें एब्जॉर्प्शन मतलब हमको ज़्यादा चाहिए, यूरिन हम थोड़ा कम करेंगे। तो अब देखो जो हमारे इसमें मेन क्वेश्चन बनता है ना वो हमारा डायूरेटिक ड्रग को लेकर ही बनता है और इसके बारे में सारी बातें बतानी होती है। तो अब मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, मुझे माफ़ करना है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिटेल्स में मेडिकेम के अंदर इस डायूरेटिक वाले पार्ट को बहुत बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब कॉलोजी में इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक एक चीज़ वहाँ पर जैसे मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ मैंने आपको डिटेल में कराया था। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग जाके मेडिकेम सेकेंड की यूनिट जो हमारी सेकेंड है उसका सेकेंड पार्ट जाके देख लेना। जैसे देखो यहाँ पे ये है, अब यहाँ पे तब भी थोड़ा शॉर्ट में है, लेकिन मेडिकेम के अंदर तो हमने ये वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो डायूरेटिक वाला पार्ट हमने बहुत डिटेल्स में किया था, एक एक बात। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स हो गया, थायजाइड्स हो गया, लूप डायूरेटिक हो गया, ये सब हमने वहाँ पे जो है डिटेल्स में किए थे। तो वो जाके आप एक बार चेकआउट कर लेना। और मैं यही बोलूँगा, देखो आपने मेडिकेम में तो पढ़ लिया होगा, तो जब आपने पढ़ लिया तो आपका यहाँ पे सारा कुछ क्लियर होगा। तो जैसे ये हमारा डायूरेटिक है, अब थोड़ा बहुत जो करेक्शन करना था वो मैंने कर दिया है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारा डायूरेटिक है, कैसे काम करता है ये पूरा है। इसके जो पार्ट है देखो, स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर सेम एज इट इज पूरा समझाया है। ये हमारे इसके 5 पार्ट होते हैं और सभी पार्टों के बारे में मैंने आपको जब अच्छे से सारा कुछ बता दिया है, कैसे प्रोसेस चलती है, सारा कुछ आपको बताया है। देन ये हमारे ड्रग्स आते हैं और इन सब ड्रग के बारे में बात की है। अब जैसे हमारे जो कोलॉजी है उसके अंदर बस हमको क्या है कि थोड़ी सी ये बातें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं कि हमें जो है इसकी फार्माकोलॉजी लिखनी पड़ती है। तो मैंने ये एडअप कर दिया है कि मान लो ये कार्बनिक एनहाइड्राइड हो गया, ये इसके ड्रग्स हो गए, और इसके अलावा देखा जाए तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। बहुत डिटेल्स में लिखा है और ये मेन आपको बना के आना पड़ेगा। और उसके बाद मेन यहाँ पे क्या है कि इसके ड्रग्स हो गए। अब ड्रग्स का जो मैंने बोला कि आपको फार्माकोलॉजी लिखनी पड़ती है, तो देखो हर एक ड्रग, जैसे ये मेन हमारे ड्रग है, इनकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन मैंने नोट डाउन कर दिए, पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। ये काइनेटिक हो गया, ये थेरेपेटिक यूज हो गया, और ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। इसी तरह मैंने आगे जो थायराइड वाले ड्रग हो गए, इसका देखो ये मैकेनिज्म हो गया पूरा, यहाँ से मैकेनिज्म का फंडा लिखा है। उसके बाद यहाँ पे इसके ड्रग्स हो गए और ड्रग्स की एक्शन हो गया, यूजेस हो गया, फार्माकोकाइनेटिक हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया। जो चाहिए मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया आपके नोट्स में। लूप डायरेटिक हो गए, ये सेम एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद आपके जो फार्मा एक्शन हो गया, काइनेटिक हो गया, एडीआर हो गया, और यहाँ पे इसके यूजेस हो गए, और यहाँ पे जो इसके ड्रग वगैरह है वो ये ड्रग्स आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख जाएंगे। देन इसके बाद पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स हो गए। तो ये वैसे तो आपके कम ही आते हैं इसमें कोलॉजी में, पर फिर भी इसका ये नोट्स आपको मिल जाएगा। और ये ऑस्मेटिक का हो गया, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग हमारी भावना को भी समझोगे और मेडिकैम में जाके इसको जरूर देख लोगे। वैसे मेडिकैम में तो आप लोग पढ़ने ही वाले हो ना, तो जो उसमें पढ़ोगे वही आप यहाँ पे सेम एज लिख के आ जाओगे। और इसीलिए जब मैंने मेडिकैम में पढ़ाया था ना, तो मैंने बहुत डिटेल्स में पढ़ाया था, एक एक मैंने बात यहाँ पे क्लियर की थी, क्योंकि मुझे पता था कॉलोजी में भी आपका आएगा, तो दोनों के लिए आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो बस अब हमको जानना है एंटी डायरेटिक ड्रग्स के बारे में, यानी कि डायरेटिक के बारे में आप लोग, उम्मीद करता हूं आप पूरा देख के आए होगे और आपको अभी इसका रिवाइज होगा। तो अब हम बात करते हैं एंटी डायरेटिक ड्रग्स के बारे में। तो एंटी डायरेटिक ड्रग्स एक्चुअल में हमारे क्या होते हैं, सिंपल ये हमारा अपोज करते हैं डायरेटिक वाली कंडीशन को। यानी कि डायरेटिक वाली कंडीशन हमारी क्या थी, जो हमारी यूरिन के आउटपुट को बढ़ा रही थी। तो एंटी डायरेटिक क्या करते हैं कि ये हमारे वो ड्रग्स रहते हैं जो हमारे यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करते हैं। यानी कि सिंपल सा फंडा है कि उसको अपोज करना है। अब ये कैसे करेंगे, तो जो हमारा वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है, H2O का एलिमिनेशन है, उसको जाके रोकेंगे। अब ये ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो डायरेटिक है उसके इफेक्ट को अपोज करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं हम आगे यहां समझेंगे। बाकी अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारे होते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ये हमारा नेचुरल हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में भी रिलीज होता है। और इसका मेन जो दूसरा नाम वो हम इसको बेजोप्रेसिन भी बोल सकते हैं। ये दोनों सेम ही नाम होते हैं। सेकंड हमारे आते हैं जो बेजोप्रेसिन है ना, अब ये तो बॉडी का नेचुरल है, तो इसके जैसे हम सिंथेटिक भी बना लेते हैं और उसको हम बोलते हैं बेजोप्रेसिन एनालॉग। अब इसमें हमारा आता है डेस्मोप्रेसिन हो गया, टर्लीप्रेसिन हो गया, या हमारा लाइसप्रेसिन हो गया। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पूरा एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है, वहां से ये हार्मोन हमारा रिलीज किया जाता है, और ये ऑक्सीटोसिन के साथ रिलीज होता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। अब ये काम कैसे करता है, तो जैसे ही बेसोप्रेसिन हमारा रिलीज होता है, हमारी बॉडी में दो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, B1 एंड B2। अब जो B1 है वो हमारा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ब्लड वेसल्स में होता है। तो जैसे ही वहां पे बेसोप्रेसिन बाइंड होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कॉज करेगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो हमारी ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, और जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी तो यूरिन का प्रोडक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे थे कि अल्टीमेटली हमारा जो ब्लड है वही यूरिन को बनाता है। तो अगर हम अल्टीमेटली पूरा का पूरा ब्लड की सप्लाई को कम कर देंगे यहाँ पे, तो ओवरऑल जब ब्लड हमारा कम ही यूरिन के पास जाएगा, तो यूरिन भी तो हमारी कम बनेगी ना। तो ब्लड सप्लाई कम कर दोगे, यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। सेकंड ये हमारा ये होता है B2 रिसेप्टर पे। अब जो B2 रिसेप्टर है वो हमारा प्रेजेंट होता है डिस्टल ट्यूबल पे, यानी कि ये जो हमारा टाइप है ये वाला डिस्टल ट्यूबल पे प्रेजेंट होता है, और इधर हमारा लूप ऑफ हेले पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारी रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो जैसे ही यहाँ पे आता है तो जो हमारी रीअब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस है इसको ये बढ़ा देता है। यानी कि नॉर्मली क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होकर यूरिन के पास आ रहा है, और देन ये ब्लड वापस हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि ऊपर वाले पार्ट में। तो ये प्रोसेस को रोकने का काम कर रहे थे हमारे डायूरेटिक, यानी कि नॉर्मली इसको रोकते थे। लेकिन एंटीडायरेटिक क्या करेंगे कि वो इस रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने का काम करेंगे, और जब हमारी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी तो हमारा जो ज्यादा का ज्यादा पार्ट है वो हमारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब ज्यादा का ज्यादा पार्ट हमारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी कि मान लो यहाँ से जो हमारा सब फिल्टर हो गया, और मोस्टली क्या सारा का सारा अगर हमारे यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जो आउटपुट है यूरिन का वो यूरिन कम बनेगी, और यूरिन कम बनेगा तो यूरिन का प्रोडक्शन भी हमारा कम हो जाएगा, तो यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। तो दोनों ही रिसेप्टर पे जैसे बाइंड होता है, हमारा जो ओवरऑल है वो यूरिन का प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो जाता है। बाकी इसके काइनेटिक के बारे में बात करें तो इसको सब क्यूटनेस ही दे सकते हैं, और इंट्रामस्कुलर भी और इंट्रावीनस भी। मेटाबॉलिज्म इसकी लीवर में होती है, एलिमिनेशन इसका यूरिन के थ्रू ही हो जाता है। एडीआर सिंपल नोजिया हो गया हमारा, थोड़ा बहुत घबराहट वगैरह, हेडेक वगैरह हो गया, बीपी का बढ़ना हो गया, ड्रोजीनेस हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि इसको हाइपर टेंशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि हाइपर टेंशन में हमारा जो डायरेटिक है वो हेल्प करता है, तो एंटी डायरेटिक्स को अपोज करता है। तो ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और अगर आप इसका एंटी डायरेटिक का इस्तेमाल कर लोगे तो ब्लड का वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ेगा, तो
बीपी एकदम पीक लेवल पे चला जाएगा तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हो, ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। बाकी यूजेस के बारे में बात करें तो ये आपका इस्तेमाल किया जाता है डायबिटीज इंसिपाइडस वाले केस में। अब ये होता क्या एक्चुअल में, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाता है, और फ्लूइड का इम्बैलेंस होने के चक्कर में क्या होता है कि हमारी बॉडी से लार्ज अमाउंट में जो यूरिन है वो बाहर निकलने लगती है, यानी कि यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। और यूरिन जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो यूरिन बाहर निकलेगी, और जब यूरिन बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगी तो बॉडी के अंदर क्या है, मैंने क्या बोला, यूरिन बाहर ज़्यादा निकले मतलब ब्लड कम हो रहा है, और ब्लड कम हो रहा है तो अल्टीमेटली हमारी पूरी बॉडी से ताकत सी एकदम चलती जा रही है। तो इससे क्या होगा कि हमेशा हमको क्या होगा, ऐसा लगेगा कि कमजोरी बहुत आ गई है, बहुत ज़्यादा भूख सी लगती रहेगी, और हमारी यूरिन बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगी जो आपको बहुत ज़्यादा थर्स्टी यानी कि प्यासा कर देगी, क्योंकि सारा फ्लूइड बॉडी से बाहर निकलता जा रहा है तो बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है। तो ये कंडीशन हमारी होती है डायबिटीज इंसिपाइडस, और इसको ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एंटी डायरेटिक वाले ड्रग का, सॉरी एंटी डायरेटिक वाले ड्रग का। और ये क्या करते हैं, ये इसको ट्रीट करेंगे यानी कि इसको रोकेंगे, जिससे जो एक्सेसिव वाली मतलब यहाँ पे यूरिन प्रोड्यूस हो रही थी वो हमारे यहाँ पे रुक जाती है, उनके लिए हम मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं। सेकंड हमारा आता है आल्सो हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में भी हमारे हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, यहाँ से रिअब्जॉर्ब करेंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो हाइपोटेंशन में हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो है एडल्ट में बेजोडायलेटरी शॉक दे सकते हैं, जो हमने यहाँ पे नॉर्मली देखा था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी का सेकंड बेजोप्रेसिन एनालॉग के बारे में। तो देखा था सिंपली, तो जो हमारा नेचुरल वाला बेजोप्रेसिन होता है उसी का सिंथेटिक वर्जन हमारे होते हैं ये बेजोप्रेसिन एनालॉग, और ये इनका जो मैकेनिज्म है वो हमारा सेम होता है एज इट इज बेजोप्रेसिन के जैसा, यानी कि जैसे हमारे ये काम कर रहे थे एज इट इज हमारे ये भी काम करते हैं। बाकी इसमें ड्रग्स हमारे कौन से आते हैं, डेस्मोप्रेसिन आता है और टर्लीप्रेसिन आता है। डेस्मोप्रेसिन हमारा काफी ज्यादा पोटेंट होता है, नॉर्मल जो बेजोप्रेसिन होते हैं उनसे ज्यादा, और इसको इंट्रानेजल या आईवी रूट से दे सकते हैं। टर्लीप्रेसिन है वो हमारा मोस्टली बीपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो एज अ प्रो ड्रग की तरह काम करता है। तो जो थायराइड डाययूरेटिक है वो एज अ वर्क करते हैं। हाँ, एक चीज और आप यहाँ पे याद करना, देखो ये तो हमारे दो हो गए, लेकिन एक हमारा आता है थायराइड। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जो थायराइड है ना वो एक्चुअल में हमारा डाययूरेटिक की तरह काम करता है, ठीक है, थायराइड जो है वो डाययूरेटिक की तरह काम करता है। लेकिन जो यहाँ पे थायराइड है, अगर किसी को डायबिटीज इंसिपाइडस है, यानी कि जो हम देख रहे थे कि डायबिटीज इंसिपाइडस हमारी वो कंडीशन है जब हमारी बॉडी से यूरिन बहुत लार्ज अमाउंट में जा रही है और बहुत ज्यादा प्यास वगैरह लग रही है, तो उस केस में अगर हम थायराइड देते हैं तो थायराइड का प्राइमरी काम क्या होता है कि ये हमारे फिल्ट्रेशन के रेट को यहाँ पे कम कर देता है। तो अगर मान लो किसी को क्या है, यूरिन बहुत ज्यादा लग रही है, यानी कि क्या है, यूरिन बहुत ज्यादा है, तो अगर ये फिल्ट्रेशन को यहाँ पे नॉर्मली कम कर देगा तो यूरिन का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। और ये केवल इसी केस में करता है जब डायबिटीज इंसिपाइडस के केस में हम थायराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल केस में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी हम जो बेजोप्रेसिन एनालॉग है इसके एक्शन के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग एंटी डायरेटिक इफेक्ट होता है, ये स्लाइट इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर को, ये तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, क्योंकि जो B1 एक्शन है ये हमारा क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई को कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो बीपी हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके बाद ये वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करता है। थेरेपेटिक यूज के बारे में बात करें तो डायबिटीज इंसिपाइडस के केस में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जो मेन ड्रग है वो हमारा डेस्मोप्रेसिन है जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। देन बेड वेटिंग, कोई अगर बेड वगैरह को गीला कर देता है उस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मोस्टली जो नाइट टाइम की जो यूरिन की फॉर्मेशन है उसको थोड़ा रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा जो हमारा हीमोफीलिया ए या बोन ब्रीड डिसीज होता है, यानी कि नॉर्मली क्या है कि ब्लीडिंग जब बहुत ज्यादा होती है उसमें, क्योंकि हमने क्या देखा था कि ये ब्लड कोगुलेशन में भी हमारी हेल्प कर रहा है, तो जो ऐसी ब्लीडिंग होती है उसमें भी हमारी हेल्प करता है ये। इसके अलावा जो हमारी इसकी फार्माकोकाइनेटिक है, इसमें क्या है कि इसको इंट्रानेजल दे सकते हैं ओरल रूट से और आईवी रूट से दे सकते हैं, और जो डेस्मोप्रेसिन है इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, और जो नॉर्मल हमारा वेजोप्रेसिन है जो हम एंटी डायबिटिक हार्मोन यूज कर रहे थे इसका शॉर्टर एक्शन होता है। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो वाटर रिटेंशन, यानी कि पानी को एकदम ब्लड में पूरा रोक रहा है, हेडेक कर रहा है, हाइपोनेट्रेनिया यानी कि सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे नोजिया वगैरह हो सकता है। हाई डोज बेजोप्रेसिन, अगर ज्यादा डोज बेजोप्रेसिन का देते हैं तो हाइपरटेंशन हो सकता है और अरिथमिया भी कॉज हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जब किसी का हार्ट फेल हो, किडनी फेलियर हो, या फिर किसी को हाइपरटेंशन वगैरह हो, तो उस केस में हम जो है इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एंटी डायबिटिक हार्मोन्स के बारे में। तो अब देखा जाए तो हमने अपना सारा ही कुछ कवर कर लिया है, और यहाँ पे डायबिटिक आप ऑलरेडी देख चुके थे, एंटी डायबिटिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन यूरिनरी सिस्टम। तो आई होप अब आपको एक एक डाउट, एक एक चीज सब कुछ क्लियर हो गई होगी। तो हम अपने यूनिट सेकंड को कंप्लीटली कवर कर लिया। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आज पूरी रात हमने इसको बनाने में यहाँ पे लगा दिया, तो भाई एक लाइक आप हमारे लिए कर सकते हो, बाकी कुछ अच्छा कमेंट करके हमें बोल सकते हो कि ऐसे हम और मोटिवेट हो और आपके लिए कुछ ना कुछ नया बनाते रहे। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना भी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद। इसकी जो PDF है वो आपको केवल फार्मा ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी।